अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आलमी मंडी में तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। $85 क्रॉस कर गया था और हमारे यहाँ भी आपको बताया अब हर रोज़ की बुनियाद पर ये फैसला होता है कि पेट्रोल आज किस भाव मिलेगा। आई एम नॉट टू थ्रिल्ड अबाउट इट क्योंकि सुबह सुबह उठो तो पहली खबर आपको पेट्रोल की ही मिलती है और इनवेरिएबली वो कुछ ऊपर ही गया होता है और हर रोज़ ये होना। परसों बताया था ना कुछ पैसे, कितने पैसे, कुछ पैसे कम हुआ था, 35 पैसे कम हुआ बहुत था हमने बचत कर ली थी उसमें, लेकिन आज 4 रुपए और कितने पैसे फी लीटर, ऑलमोस्ट 5 रुपए ऊपर हो गया है पेट्रोल मसनूआती कीमतों में। रात को रद्द-बदल के बाद आज पेट्रोल जो है 4 रुपए 93 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है और डीजल इसी तरह 7 रुपए 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल वैसे कल भी 4 रुपए समथिंग महंगा हुआ था, तो अब पेट्रोल की नई कीमत हो गई है 320 रुपए 73 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की नई कीमत है 367 रुपए 21 पैसे। हम उसी ज़ुमरे में अब वापस जा रहे हैं, उसी एरिया में वापस जा रहे हैं जहां हमने सब बर्दाश्त किया, जहां लॉकडाउन भी था, पेट्रोल भी 400 रुपये अब मिल रहा था, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी अब $85 को क्रॉस कर गई हैं। और अगर ये इसी तरह बढ़ती रही, अगर मगर की बात अब रही नहीं है भाई, मतलब ये इसी तरह ही ऊपर चीज़ जा रही है। उग्रा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जो हैं वो 22 जुलाई के लिए हैं, विच इज़ टुडे। और मिट्टी का तेल आपको साथ से बता दें कि 6 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है और मट्टी के तेल की नई कीमत है 289 रुपये 37 पैसे फी लीटर। सो ये है सूरत हाल। और एक और ख़बर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना रद्द-बदल के फैसले पर हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात हो गए हैं नाकाम। जिसके बाद आपको बता दें कि ऑल पाकिस्तान पेट्रोल एसोसिएशन जो है उसने 23 जुलाई रात 12 बजे मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। तो आज फिर आप डलवा लें पेट्रोल, क्योंकि फिर लाइनें लग जाएंगी। हम कल की बात करें, 23 जुलाई इज़ टुमारो। ज़राए का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाएगी और स्टेक होल्डर्स की जायज़ तजावीज़ जो है सुनने के लिए वजारत के दरवाजे खुले हैं। पेट्रोलियम आपको बता दें डीलर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज सुबह 11:30 बजे कराची में होगा। कमेटी ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन की हड़ताल में शामिल होने या ना होने से मुताल्लिक फैसला करेगी, लेकिन आवाम से हम यही कहेंगे कि पैनिक ना हो, बजाय इसके कि रातों को लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। आपको जब मौका मिले आप पेट्रोल डलवा लें, भरवा लें और अपनी जो आमद-ओ-रफ्त है उसको भी ज़रा मॉनिटर करें, जितना हो सके कम करें, क्योंकि वैसे ही इतना महंगा पेट्रोल है। हर इंसान नेचुरली ये कोशिश कर रहा होगा कि जहाँ उसे 2 फेरे लगाने थे 1 फेरे में 2 काम हो जाएं। लेकिन होर्डिंग भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी चीज़ महंगी होगी, आपको क्या पता कल को शायद सस्ती हो जाए, मतलब चांसेस आर लो बट स्टिल सो डोंट होल्ड। और चांसेस आर देयर स्टिल, क्योंकि अगर सीज़ फायर हो गया और आपने हॉर्मुज़ खुल गई, जिसकी वीकेंड पे भी कोशिश होती रही लेकिन अभी तो उसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, तो सर्टनली ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन अभी जाहिर है इस सूरत हाल को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जिसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है वो है बारिश और बारिश से होने वाले नुकसानात, क्योंकि सुबह ही आपको पता है आप लोगों का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है कि आप अपने जो भी रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, हालात होते हैं, वो हमें ज़रूर लिखते हैं। हमारे पर्सनल इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल्स पे भी मैसेज करते हैं, पैगामात लिखते हैं। और मुझे सुबह किसी ने सियालकोट से लिखा हुआ था कि 12 घंटे हो गए हैं बारिश हो रही है। सोचें ज़रा, पंजाब में तो ठीक ठाक बारिश हो रही है। मानसून सीज़न में अब वही होने लगा है। माहौलियात के माहिरीन पहले से जिस खदशे का इजहार कर रहे थे, और आपको बता दें कि जून जुलाई में शदीद गर्मी पड़ी और अब तबाही मचाती बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 2 दिनों में बारिशों से जहाँ बहक अफराद की तादाद जो है वो 12 हो गई, ह्यूज नंबर 12 हो गई है। और अब पंजाब में शदीद बारिशें देखी जा रही हैं और देही इलाकों के अलावा अर्बन फ्लडिंग से भी लोग मुतासर हो रहे हैं। कल गुजरावाला, लाहौर, चकवाल, नारोवाल, गुजरात और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें हुई। गुजरावाला में मंगल को शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई और मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जहाँ बहक और 10 ज़ख्मी हुए हैं। सो मतलब जाने जा रही हैं। आप जरा विजुअल्स भी देखें कि क्या हाल है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में शदीद बारिश हो सकती है। उधर दरियाए चनाब में हेड खानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड खानकी पर पानी की आमद 1,58,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। इसी पर ज़रा बात करते हैं। सेनेटर शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर माहौल हैं, उनका काम है, उनकी स्टडी है, उन्होंने वक्त सर्व किया है इस मामले में कि किस तरह क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को मुतासर कर रहा है, करता रहा है और कर सकता है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहबा। सेनेटर साहबा, इस मरतबा तो मानसून के बारे में यही गुमान था
कि मामूल से ज़रा कम होगा, लेकिन अब जो बारिशें हो रही हैं उससे वही सैलाबी सूरत हाल, वही तबाही सामने आ रही है। हमने इतने सालों में, ज़ाहिर है आपने भी इस मामले को करीब से देखा है, क्या किया बातें करने के अलावा, तकरीरें करने के अलावा, सेमिनार्स करने के अलावा, अमली इक़दामात हुकूमत पाकिस्तान के क्या रहे हैं अब तक इससे निपटने के लिए? ये एक तो पहले पेशिंग हुई थी कि मॉडरेट मानसून होगा और देर से भी, मगर खैर जो भी है, देखिए खैबर पख्तूनख्वा जितने भी हमारे नॉर्दर्न इलाके हैं वहाँ ये एक मामूल का सिलसिला बन गया है और फ्लडिंग और बारिश मैं समझती हूँ ये एक जितना भी प्रेडिक्शन होने होती है और यहाँ पे लोकल एडेप्टेशन बहुत शदीद ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ आपने देखा है कि केपी गवर्नमेंट ने भी एक नया अपना एडेप्टेशन प्लान और रिहैबिलिटेशन प्लान बनाया हुआ है, कोई पिछले साल से मेरे ख्याल में। और एक शऊर तो है हर सूबे में कि उनको हंगामी हालात में अब फेस करना होगा, सामना करना होगा। ये जो अपने नलों में और दरियाओं में तूफ़ानी होती है, उसका कोई ना कोई तदारुक करना होगा, कोई ना कोई प्रिपरेशन करनी होगी। लोग कहते हैं कि हमें रिलीफ चाहिए, ठीक है जी। तो अब खासतौर से अर्बन पॉपुलेशन में आपने जहाँ जहाँ देखा है डेंसिटीज में इनके रूफ्स कोलैप्स हुए हैं, इनकी सड़कें बिल्कुल फ्लडेड हैं, अर्बन फ्लडिंग जैसे आप देखते हैं भरी हुई हैं और आई थिंक घंटे भी नहीं लगता फ्लडिंग के लिए, अर्बन फ्लडिंग के लिए। तो ये देखना पड़ेगा। मैं परसों भी देख रही थी कि ये जो स्पेशली केपी का जो सूबा है सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है एजेके और आज़ाद कश्मीर की तरह। आप देखें कि उनकी ड्रेन्स बहुत पुरानी हैं और उनका जितना भी गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वो कोई मुझे लगता है लिटरली प्री पार्टीशन जैसा लग रहा है। ऐसा ही आप होगा। देखें कि जी 26 इंच की उनकी फॉर इंस्टेंस पाइप है। ये बड़ी अनग्लैमरस डिटेल्स हैं बट दिस इज इम्पोर्टेंट जी। 26 इंच की आपकी मिलीमीटर सेंटीमीटर जो भी आप यूज करते हैं, आपका 128 होना चाहिए। आप इस तरह से इंचेस में वो कैलकुलेट करते हैं। ये फर्क है आपकी इस वक्त की नीड में और आगे जाने में। आपको जाहिर है और भी द गुड थिंग शेरी साहिबा जी, द गुड थिंग इज कि आइडेंटिफाइड है कि चैलेंजेस क्या हैं सामने और क्या इजी टू आइडेंटिफाई। दैट्स राइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसके बारे में कुछ हो रहा है, बिकॉज इस वक्त जो हम क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हालात देख रहे हैं, और इस वक्त क्या हम तो पिछले कुछ दिनों कुछ सालों से ही देख रहे हैं, एंड इट इज ओनली इंक्रीजिंग एंड गेटिंग वर्स एंड गेटिंग मोर डिफिकल्ट टू हैंडल। तो अगर आइडेंटिफाई हो ही गया कि क्या करना है तो वी शुड स्टार्ट आइडेंटिफाई। देखिए मैं और आप कर रहे हैं ना, और बहुत सारे आपको इंटरनेशनल एजेंसीज खासतौर से जो यूएनडीपी वगैरह जो यहाँ काम कर रही होती हैं, ये आपको प्लान्स बना के बड़े एक्सटेंसिव देती हैं। उनका काम है ये, वो ये करती हैं। और उसमें आप अगर कहें कि जी 40% भी हम डिस्कार्ड करते हैं या हमारा लोकल नहीं है, जो भी आप कह लें, आप उसमें आधा भी उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो आपकी एक नजर आएगी जमीन पे एडेप्टेशन कैपेबिलिटी। अब ये आप बात करेंगे सूबे में जाके, किसी भी सूबे में आप बात कर लें, वो आपको 10 बातें बताएंगे कि ये जी म्युनिसिपल ये मसला है। और ये है एक मसला कि जमीन पे आपने देखा है ज्यादातर लोगों ने बिल्डिंग हर जगह की भी है जी, नलों पे बिल्डिंग की हुई है। और हर साल में और आप ये कॉन्वर्सेशन आपका और मेरा ये डिस्कशन होता है कि नलों पे बिल्डिंग कितनी की हुई है, रोडें कितनी बन रही हैं, क्या गैप है खर्चे में और डेवलपमेंट में, और कितना मॉडर्न क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयार है ये, आपकी नई दुनिया के लिए ये तैयार है। जो आफ्टर शॉक्स हैं ये हर साल अब ये होना भी चाहिए। और उससे देखिए अवेयरनेस बढ़ती है, अवाम में भी एक शऊर आता है, और ये बेदार ना सिर्फ अवाम में लेकिन हमारी सिविल सर्विस में आना जरूरी है। ये मिनिस्टर्स का सिर्फ जरूरी नहीं है, सिविल सर्विस को समझना है कि उन्होंने अगले मॉनसून से पहले
क्या क्या मतलब झाड़ू नहीं सिर्फ फिरवाने हैं। होलिस्टिकली ओवरऑल एक नेशन वाइड आपको लगता है कि हमें किसी एक्शन प्लान की जरूरत है, जो कि बात भी होती रही है भी। जी, there is an action जी plan, जी जी बिल्कुल है भी, लेकिन उसका क्या रिजल्ट हम देखते हैं? मतलब अब आपको पता है हमारे यहाँ बारिशों की टाइमिंग भी जरा ऑफ हो गए हैं, हमें तो इस साइड पे भी सोचना है कि हमें कब फसलें अपनी लगानी हैं, कब उतारनी है, वो भी शायद नए पैटर्न्स होंगे। हमने अपने तर्ज तामीर में क्या तब्दीलियां करनी हैं, हम क्या नए मटेरियल्स की तरफ जा सकते हैं, हमने और क्या क्या चेंजेस करनी है, बिकॉज वी आर वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। रिएक्टिव डिस्कशन होता है, ये रिएक्टिव डिस्कशन होता है जब हो चुका होता है, जब उनका जानों का ज़िया होता है, जब घर तबाही, लाइफ स्टॉक, ये सब आप देखते हैं बह जाता है सब। उसके बाद ये डिस्कशन शुरू होते हैं। कोई ये नेशनल पब्लिक कॉन्वर्सेशन नहीं है। साल भर सेमिनार्स होते हैं, वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, लेकिन वो सेमिनार के ऑडियंस में रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं। कुछ चैनल्स जैसे आपके वगैरह उसको नशर भी करते हैं, उसकी अहमियत भी देते हैं, लेकिन मेरी नज़र में दिस शुड बी अ नेशनल मतलब साल भर का कॉन्वर्सेशन होना चाहिए कि जी इसकी मंसूबाबंदी क्या हो रही है। आप बजट देख लें, जब बजट बन रहा था, इवन मतलब आप क्लाइमेट चेंज को देख लें, उसकी मिनिस्ट्री पर कौन तवज्जो दे रहा है? पैसे कटते जा रहे हैं, बढ़ तो नहीं रहे जी। जो कहाँ जा रहे हैं, आप बताएं किस लेवल पर ये एक सही सतह पर फ्रॉम फेडरल टू लोकल ये कहाँ डिस्कशन भी हो रहा है? मुझे बताएं। मैं एक स्टेटमेंट करती हूँ, मेरी एक कमेटी चलती है, वो कहीं मेट्रो पेजेस पे रिपोर्ट होगी, लेकिन क्योंकि और ये बहुत अहम बातें होती हैं, लेकिन वो क्योंकि कल और आज की सनसनीखेज खबर नहीं है, वो उसने नहीं रिपोर्ट होना, और उस पर एक्शन भी फिर थका हुआ होगा। आप देख लें, क्योंकि एक ऑफिस के पास 15 चीजें करने को होती हैं, स्पेशली लोकल ऑफिसेज, वो उनमें से 5 टॉप प्रायोरिटी पिक करते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसेज, और वो जवाब दे उनको देते हैं। फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं ना। शेरी साहिबा, कोई ऐसे आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कि कोई ऐसे मेजर्स लिए गए हों जी बिल्कुल पिछले कुछ सालों में जो अभी इफेक्टिव हों और हमें नजर आ रहे हो? बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन यू आर वेरी राइट, वी हैव बीन हैविंग दैट इन फॉर अ फ्यू इयर्स। आपने अपने दौर में ये नॉर्दर्न एरियाज की बात हो रही है, मैं स्पेसिफिकली उनकी बात करती हूँ। पिछले साल मैंने खुद सारी एविडेंस निकाल के पेश की कि कितनी आपकी फॉरेस्ट्री खत्म हो रही है। और फॉरेस्ट्री का आप पूछें क्या लिंक है, आपको पता है क्या लिंक है? वो ढाल बनता है आपके दरियाओं का, और ये ना सिर्फ गर्माइश कम करने में, बट इट्स अ शील्ड, ठीक है? वो ढाल बनता है। फिर आप दूसरी बात, जोनिंग की बात कर रहे हैं, दरियाओं के इर्द गिर्द, नलों के इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन, ये आपने खुद मुझे अभी खुद कहा है ये बात। सेकंड बात, और फिर अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होगा, पाइप्स को देखना होगा, अपने शहरों के पाइप्स को देखना होगा, और जिस कंस्ट्रक्शन से आपके वहाँ कच्चे और पक्के मकान बन रहे हैं। देखिए, जब रूफ गिरता है वो इसलिए गिरता है कि वो पुख्ता नहीं है और वो स्लोप नहीं है, और उसकी मतलब अगर केपी का है तो उसको मैं समझती हूँ स्लोप पे बनना चाहिए, क्योंकि वो उसने बारिश को सस्टेन करना है। और पुराने जमाने के घर आप देखें, अंग्रेजों के राज के जितने भी घर थे जो हिल स्टेशन पे बनते थे, वो सिर्फ अपनी मतलब खूबसूरती के लिए पीक रूफ नहीं बनाते थे, वो तो लंबे लंबे गेबल्स बनाया करते थे कि स्नो भी उतर जाएगी। सो दिस इज क्लाइमेट एडेप्टिव आर्किटेक्चर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारी लोकल नॉलेज बहुत एक्सटेंसिव है। तो ये चीजें कोई ऐसी नहीं है कि लोकल बॉडीज वहाँ इन्फोर्स नहीं कर सके। और मेरा खुद तजुर्बा है जी केपी की, जब फॉरेस्ट्री और लोकल बॉडी बड़े तगड़े होते हैं वो वहाँ पे, खास तौर में हिल स्टेशंस में। वो आपको बिल्डिंग जैसे ही पंजाब बल्कि फर्क नजर आता है, वो आपको बिल्ड नहीं करने देते, वो कहते हैं दरख्त नहीं कटेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जब गवर्नमेंट अलाउ कर रही होती है, आंख उधर कर लेती है या बंद कर लेती है, तो आधा खैबर पख्तूनख्वा तो खत्म हो गया, जिसकी फॉरेस्ट्री खत्म हो गई। दैट इज अ ट्रेजेडी। और ये तो दूर दराज जंगलों की बात नहीं है, तो अब हम टूरिस्ट
के तौर पर सामने नजर जाएं, आता है सामने आपको। नजर आता है। यू राइट, ये अब तो सामने नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपका बहुत सैयद शुक्रिया, साहब। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब बात ये हम है दोनों कि ही थोड़ा गलियात सा की बात कर रहे थे, मतलब गलियात में क्या इतनी माहौल होता construction हो था, चुकी है, it's क्या really जबरदस्त sad। होता था, मगर जिस हिसाब से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, पूरी पूरी हाउसिंग कम्युनिटीज बन रही हैं, मतलब सोसाइटियाँ आप जिसे इस वक्त कहते हैं ना। अब्दुल्ला, ये जो सामने वीडियो है ना, ये बाय द वे ये हमारे अपने पाकिस्तान की है, लेकिन ये दुनिया से हमने ये वीडियोस देखना शुरू कर दी हैं और ये पिछले कुछ सालों हौलनाक में। तबाही के विजुअल्स ये हैं। आपको पता है लैंडस्केप इज चेंजिंग, मतलब ये परमानेंट चेंजेस सामने आपको नजर आ रहे हैं। अगर इसको अभी ना रोका गया या कुछ मेजर्स ना लिए गए, ये हमारा लैंडस्केप बदल रहा है। ये दरख्त जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे और ये हैं, वक्त ये भी बह निकल जाएंगे, गया। विद टाइम दे विल बी ओवर। और आज हमारी डिस्कशन हो रही है, फिर महीने बाद ये डिस्कशन नहीं होगी, लेकिन जाहिर है जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको तो ये कॉन्स्टेंटली देखना नहीं, है। और फिर जो लोग हैं, जो अवाम है, यू हैव टू, आपको अपने इलाके के जो खुद प्रोटेक्ट करना है आपने। हाँ एग्जैक्टली, एंड यू आपको हैव टू खुद प्रोटेक्ट करना है होल्ड अपना देम घर, अकाउंटेबल, अपना जो इलाका, डिसीजन अपना मेकर्स हैं। शहर, अपना कस्बा, अपना ज़िला। उमर अब्बास मेला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब। पंजाब में भी बेतहाशा बारिशों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। उमर अब्बास साहब फरमाइएगा, गुज़श्ता 12 घंटों में बता दीजिए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ रिकॉर्ड की गई है और क्या आपके पास मालूमात हैं इससे मुताल्लिक़? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल, आपको पता है कि इस पूरे हफ्ते से वेदर सिस्टम आया हुआ है और हमारी जो रेनफॉल है कैचमेंट एरियाज में भी है, और पंजाब में पर्टिकुलरली गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन, पिंडी डिवीजन, फैसलाबाद, सरगोदा में बारिशें काफ़ी हैं। सबसे ज़्यादा गुजरांवाला डिवीजन में अभी बारिश हुई है, बट ऑब्वियसली दिस वीक इट इज़ कंटिन्यूइंग। आज भी बारिश हो रही है, कल परसों भी होनी है। हाउएवर हमारी टीम जो है वो बिल्कुल एक्टिव है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ड्रेनेज की जो इशूज प्रीवियस ईयर्स में आते थे, इस साल वो देखने को नहीं मिले, क्योंकि हमारी जो डिसिटिंग है, नालास की क्लियरिंग है, ड्रेनेज मैकेनिज्म है, दैट इज इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, और हमारी डी वाटरिंग मशीन सेट्स और हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी वो इंस्टेंटली आ जाता है, उसी वक्त टीम्स पहुँच के क्लियर कर देती है। बट ऑब्वियसली जब ज़्यादा बारिश इतनी होगी तो कहीं कहीं फंडिंग होगी। बट अच्छा, ये आप क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये ड्रेनेज वगैरह ये ठीक करना है, ऑल दैट, मतलब ये एग्जैक्टली कौन से इलाकों की आप कहाँ की बात कर रहे हैं? ये मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ अर्बन एरियाज की। अर्बन सेंटर जाहिर है जहाँ पे पुराने शहर है आपका, खास तौर पे गुजरांवाला डिवीजन हो गया, आपका लाहौर हो गया, पिंडी हो गया, फैसलाबाद, जहाँ पे हिस्टोरिकली बहुत सारा बारिश भी ज्यादा होती थी और पानी भी ज्यादा खड़ा होता था। तो विच वुड बी राइट टू से जी। कि पिछले कुछ सीजन्स में आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था व्हाट द चैलेंजेस आर, आपने स्पेसिफाई कर लिया था कि जो भी इम्प्रूवमेंट्स करनी है वो इन जगहों से शुरू होंगी, मतलब दीज आर द मोस्ट अफेक्टेड, यू आर सेइंग? जी एब्सोल्युटली, काम तो पूरे पंजाब में हो रहा है, बट इन एरियाज में ऑब्वियसली हमने देखा होगा सियालकोट में, गुजरात में और में इधर ज्यादा प्रीवियस ईयर्स में होता था। अब वहाँ पे अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स बन रहे हैं, वहाँ पे जो नाला से वो क्लियर हो गए हैं, डिसिटिंग एक्सरसाइज मल्टीपल टाइम्स हुई है, डी वाटरिंग की जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, वो एडिशनल प्रोक्योर कर दी गई है। सो दिस ईयर द सियालकोट का हमने वैसे बहुत बुरा हाल देखा था पिछले सीजन्स में। अभी इस मरतबा भी 12 घंटे अगर बारिश हुई है लगभग, तो क्या सूरत हाल है? हैव देयर बीन इम्प्रूवमेंट्स मेड जो इस दौरान हुई हों, और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है? जी बिल्कुल, आपने कल गुजरावाला के बाद सबसे ज्यादा बारिश सियालकोट और नारोवाल में ही हुई है, और कल मैं खुद वहाँ पे था, और देयर इज मार्क्ड एंड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। मेजर रीजन ये कि उसमें से नाला गुजर रहे हैं, वो बड़े सालों से क्लीन अप नहीं हुए थे, वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है ओवर द प्रीवियस ईयर, और वो क्लीन अप हो गए हैं, और वहाँ से बड़े आराम से पानी अब ड्रेन होके निकल जाता है। तो अब सड़कों में अब बहुत लिमिटेड जगहों पे कहीं खड़ा होता है, वो फॉरेन डी वाटरिंग सेट से निकाल दिया जाता है। ओके, दैट्स गुड टू नो। ये बताइएगा, स्टोरेज टैंक्स का आपने जिक्र किया है, मतलब जहाँ ये इतना पानी और इतनी बारिशें एक नेचुरली एक डिज़ास्टर सिचुएशन बन जाती है, वहाँ ये रहमत भी है, पानी अगर स्टोर किया जाए तो ऑब्वियसली बहुत इसकी यूटिलिटी है, बिकॉज वाटर इज स्कार्स। तो स्टोरेज टैंक्स के हवाले से बताएं कि ये कहाँ बन रहे हैं या बन चुके हैं, व्हाट्स द प्रोसेस, और कितना का प्लान है और कितना पानी स्टोर होता है, हाउ इज इट लेटर ऑन यूटिलाइज्ड? जी जी, ये एक बड़ा प्रोग्राम है, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, which is undertaken by the housing department and local government department। तो ये सारे जो मेजर सिटीज हैं पंजाब के ऑलमोस्ट सब में बन रहे हैं। दो किस्म की टैंक्स बन रही हैं, वन इज रोड साइड अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, जो छोटे होंगे, जो फॉरन कहीं पे छोटी पॉन्डिंग होती है उसको क्लियर करने के लिए। कुछ हैं होंगे जो बड़े होंगे, विच कैन एक्सटेंड अप टू 4.5-5 लाख गैलन की कैपेसिटी है उनकी।
तो ये जाहिर है दिस इज टू पर्पसेस, वन ताकि वाटर सड़कों वगैरह पे खड़ा ना हो, नीचे आपका अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स में स्टोर हो जाए। जहाँ पे ग्राउंड वाटर आपका फ्रेश है, क्लीन है, वहाँ पे तो ये सीपेज हो जाएगी, रिचार्ज हो जाएंगी आपकी वेल्स। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ये उसी तरह निकाल के प्योरीफायर पे यूज हो सकता है। तो ये मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट है पीडीपी का, और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ऑलमोस्ट सारे ये पंजाब में बन चुके होंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिटी ऑन द इश्यूज। अच्छा उमर अब्बास साहब, अब ज़रा दही इलाकों की तरफ आ जाइए। ज़ाहिर है वहाँ पे फसलें मुतासर होती हैं, लोगों के घर तक बह जाते हैं। क्या हमारी तैयारी है? फिर बीमारियाँ फैलती हैं। पंजाब PDMA पंजाब ने क्या तैयारी की है? क्या दवाइयों का स्टॉक पूरा है? क्या फील्ड अस्पताल ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं? अर्बन सेंटर्स में तो हमें पता है आती है तबाही, लेकिन ज़ाहिर है जो रूरल सेंटर्स हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी बहुत नुकसान होता है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जब रिवर एंड फ्लड आता है तो ज़्यादा आपका रूरल एरियाज इम्पैक्ट होते हैं। अभी तक जितनी बारिशें हुई हैं हमारी, कुछ आप देखेंगे जगहों पे लो टू मीडियम फ्लड रिवर्स में आएगा, लेकिन अभी हमारी रिजर्वॉर्स की, बराजेस की, रिवर्स की कैपेसिटी इतनी है कि अभी वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। हाउएवर हमारी जितनी प्रिपरेशंस हैं ऑब्वियसली फ्रॉम द लेसन्स वी लर्न फ्रॉम लास्ट ईयर, वो सारी इन प्लेस हैं। जितनी प्रिक्योरमेंट होनी होती है हमारी बोट्स की, हमारी टेंटेज की, हमारी मॉस्किटो नेट्स की, मेडिसिन की, हमारे जितने ज़्यादा फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, हमारी जो लाइफ स्टॉक वाली डिपार्टमेंट है, ऑल ऑफ देम हैव देयर प्रिपरेशंस इन प्लेस। जैसे 1122 हो गई, एक एक पॉइंट आइडेंटिफाइड है जहाँ पे रिलीफ कैंप्स बनने हैं, जहाँ पे रेस्क्यू पॉइंट्स बनने हैं, सारी चीज़ें प्योर होकर डिप्लॉय हो चुकी हैं। तो अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी आती है, हमारी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर नाउ अ लॉट मोर डायनामिक, ताकि जितना जल्दी हमें इंफॉर्मेशन मिले हम डिप्लॉय कर दें और किसी किस्म के नुकसान से हम लोगों को बचा सकें। बहुत शुक्रिया उमर अब्बास, डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब हमसे बात कर रहे थे एंड कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। सीम्स लाइक दे आर प्रिपेयर्ड। वो कह रहे थे अभी हमारे दरियाओं और जो हमारे बैंक्स हैं उनकी उस वहाँ तक तो मामला नहीं पहुँचा है। वैसे भी इस दफ़ा इस सीज़न में बताया जा रहा था, हमें महकमा मौसमियात भी बता रहा था कि इस दफ़ा मॉडरेट रेन एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा तबाही बारिशों की तवक्को नहीं है। लेकिन अब आप ये देख लीजिए, जब थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो विजुअल्स जो हम आपको दिखा रहे हैं, फिर वो तबाही आती है। नहीं, नो नॉट जस्ट दैट, आई मीन विजुअल्स आर सो स्केरी कि अगर इसको कहा जा रहा हो कि ये तबाही वाली नहीं है, तबाही वाली तो हमने पहले भी देखी हुई है और लेटर ऑन इन कमिंग ईयर्स हो भी सकती है। दिस इन इटसेल्फ इज़ क्वाइट अलार्मिंग। मतलब अगर ये एक्सट्रीम अलार्मिंग या नहीं लग रही एक्सट्रीम इन लोगों को, तो आप सोचें कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, बिकॉज इसी को संभालना बड़ा मुश्किल है। सो दिस विजुअल ख़ास तौर पे जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, अच्छा अभी हम झेलम चलते हैं। झेलम में दूसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, कहीं तेज़ हो रही है, कहीं हल्की हो रही है, मौसम भी खुशगवार हो जाता है, साथ में आपको पता है हब्स का जोर भी टूट जाता है। मतलब आपका दिल चाह रहा है तो आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं इफ़ यू आर लकी इनफ टू बी इन अ स्पॉट जो कि ज़रा एंजॉयमेंट के काबिल जो सेफ है। दूसरी तरफ मज़ाफ़ात में संघुई और नोगरा चौटाला में बारिश का पानी घरों और फसलों में दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ है हमारे साथ ही, वो हमें बताएंगे कि वहाँ एग्जैक्टली क्या सूरत है। जी बिल्कुल ऐसा है। झेलम शहर और गिरदोनवा में आज दूसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी है, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। गर्मी और हबस का जोर टूट गया। अगर बात की जाए इस वक्त मसाफात की, तो मसाफात में जो है वो अब तक गुज़िश्ता रोज़ बारिश के असरात जो हैं वो हैं। कई जगहों पे जो है सड़कों में बड़े बड़े शिगाफ पड़ गए हैं और पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी तरह दारापुर, चौटाला, संघोई का इलाके में जो है पानी बारिश का पानी दाखिल हो गया है और घरों और फसलों में भी पानी खड़ा होने की वजह से शहरियों को, अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब ज़िली इंतज़ामिया की जानब से महकमा वासा जो है वो निकासी आब के लिए जो है काम कर रहा है और 1122 का अमला भी जो है इस वक्त नाला घान के ऊपर तैनात है, जो किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जी थैंक यू आपका डॉक्टर सुहेल। और दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है, इस पे भी आगे चलते हैं। And you can also write to us or send us your video or anything. Send a video if you have on X. आप हमारे हैंडल पे Pakistan TV हमारा हैंडल है। We would love to देख see. लेते हैं, वापस आएंगे थोड़ी देर में।
कराची के इलाके कायदाबाद में 2.5 साला बच्ची के कत्ल का मामला उलझता जा रहा है। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने शुबा जाहिर किया था कि बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। तफ्तीश के दौरान चची और दीगर करीबी रिश्तेदारों के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। पुलिस के मुताबिक बच्ची को उसकी चची ने गला दबाकर कत्ल किया। क्यों? और लाश ठिकाने लगाने के लिए अपने भाई से मदद ली। कौन है ये लोग? और अब मकतूला बच्ची की DNA रिपोर्ट सामने आने पर केस मज़ीद जो है वो पेचीदा रुख इख्तियार कर गया है। बच्ची के कपड़ों से 3 अफराद का DNA मिला। पुलिस ने 14 अफराद के DNA के सैंपल्स लेबॉर्ट्री भिजवाए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमा और इसके भाई को कल जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया है। इसी पे ज़रा हम मालूम करते हैं कि क्या मामला है। राहिल सलमान हमारे साथी हैं। राहिल, मुझे पहले हमें ये बताइएगा, जाहिर है कि इनिशियली ज़्यादती कत्ल के तौर पर रिपोर्ट होता रहा। मेडिकल जो हुआ था बच्ची का उसमें क्या ज़्यादती की तस्दीक हुई थी? और फिर कॉन्वर्सेशन को हम आगे लेकर चलते हैं। जी अब्दुल्ला, देखिए मैं आपको इस पूरा वाक़या ये डिटेल के साथ बताऊं तो 23 जून की रात थी। कायदाबाद का इलाका था और रेडी गोड वहाँ पर एक घर के दरवाजे से एक 3 साल की बच्ची कुलसूम, उसकी लाश मिली और जिसके फौरी बाद फिर उसको अस्पताल शिफ्ट किया गया। इब्तदाई मालूमात जो हमने उसके वालिद से बात की जिना अस्पताल में, तो उन्होंने बताया कि सुबह जो है वो बच्ची घर के बाहर खेल लेती और तकरीबन कोई 11-12 बजे के आसपास वो लापता हुई। फौरी तौर पर उसके वालिद को फ़ोन किया गया, वो अपने काम से वापस आया और उसके बाद इलाके में उसने ढूंढा। लाउड स्पीकर उसने रेंट आउट किया और उसके बाद मोटरसाइकिल पे वो लेके घूमता रहा। इलाका मकीन उसकी मदद करते रहे, दीगर उसके जो भाई वगैरह थे, कज़न थे और दीगर रिश्तेदार। मसाजिद में ऐलानात किए गए लेकिन बच्ची नहीं मिली और फिर रात को उसकी घर के दरवाजे से, यानी घर के दरवाजे से उस बच्ची की लाश मिली है। इब्तिदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जो डॉक्टर्स ने मुआयना किया था तो उसमें उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट बताया कि बच्ची के साथ ज्यादती की गई है और उसके बाद इसको गला घोंटकर कत्ल किया गया। अब इसकी हतमी वजह मौत आना बाकी है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। कई लोगों को उसने हिरासत में भी लिया जो मशकूक अफराद थे, लेकिन कोई किसी किस्म का क्लू नहीं मिल सका। जो घर के अफराद थे उनके DNA के सैंपल लिए गए, कुछ और जो इलाके के मुश्तबा अफराद थे उनके भी DNA सैंपल लिए गए और जो बच्चे की बॉडी थी उससे कोई तकरीबन 25 जो है वो सैंपल लिए गए। जो जिस बोरी में लाश लिपटी हुई थी उस बोरी से भी और जहाँ पे लाश रखी हुई थी वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ था, उससे भी सैंपल कलेक्ट किए गए। तो हमारी बात हुई जो हुकाम है तो वो ये बताते हैं कि DNA रिपोर्ट के मुताबिक कोई 25 सैंपल लिए गए थे। उसके बाद फिर कोई 14 से ज़ायद अफराद के DNA सैंपल लिए गए और इन सबको क्रॉस मैच किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी का भी DNA बच्ची से मिलने वाले DNA से मैच नहीं हो सका। उसकी एक टेक्निकल रीज़न भी थी कि जो DNA बच्ची की बॉडी से मिले वो इनसफिशिएंट थे, वो इतनी मिकदार में नहीं थे, इतनी क्वांटिटी में नहीं थे कि उसको अलग अलग DNA प्रोफाइल उसकी जनरेट की जा सके। चूँकि DNA मिलने का भी एक तरीक़ेकार है कि अगर वो उस सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता है तो ही वो किसी और दूसरे से मैच किया जा सकता है। लेकिन चच्ची को कब शामिल तफ्तीश किया गया? तो फिर और ये चच्ची जो है बच्ची की, ये क्या बच्ची के घर में ही रहती हैं? वालिदैन ने शक का इजहार किया और मतलब चच्ची पिक्चर में कैसे आई? दूसरा ये कैसे पता चला कि कत्ल एक्चुअली गला दबा के हुआ था? देखिए, जो इनिशियल फाइंडिंग्स थी कि घर के दरवाजे से लाश मिलना, यही सबसे बड़ा क्लू था पुलिस के लिए। हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग केस था, लेकिन जो कि घर के दरवाजे से लाश मिल रही है, दैट मीन्स कि वो आदमी या वो मुलजिम या मुलजिमान ये बात जानते हैं कि बच्ची कहाँ रहती है। तो यकीनी तौर पर ये कोई करीबी शख्स ही मुलविस था, करीबी अफराद ही इसमें मुलविस थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो सबसे पहले अहल खाना से ही, और यूजुअली अहल खाना से ही जो घर के लोग होते हैं उन्हीं से ही तफ्तीश का आगाज़ किया जाता है। तो पुलिस को कुछ शुकूक व शुबात पैदा हुए क्योंकि ये जो चच्ची थी इस बच्ची की, तो उसके अपने बच्चे स्पेशल चाइल्ड थे और जिसकी वजह से उनको कोई तवज्जो नहीं मिल पाती थी। या यूजुअली जो उसने अपने पुलिस को स्टेटमेंट दिया उसमें ये क्लेम किया कि फैमिली में उसके बच्चों को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी और कुलसूम को ज़्यादा तवज्जो मिलती थी, उसे ज़्यादा लाड प्यार किया जाता था। तो इसकी वजह से उसके अंदर हसद, जलन और नफरत पैदा हुई, जिसकी बुनियाद पर उसने कदम उठाया। उसने जो पुलिस को इनिशियल स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक उसने बच्ची को अपने घर पे ले जाकर उसने गला घोंट के मारा। उसके बाद फिर उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए अपने भाई को साथ मिलाया और उसके साथ साथ उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि बच्ची के साथ ज्यादती की गई हो। तो उन्होंने एक फॉरेन ऑब्जेक्ट यूज़ किया इस काम के लिए। जो पुलिस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP मलिर डॉक्टर अब्दुल खालिक ने यह दावा किया था कि एक फॉरेन ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया, जिसके बाद फिर बच्ची की हालत जो है वो मजीद ख़राब हुई और इस वाक़े को एक ज्यादती का रंग देने की कोशिश की गई।
तो जब हमारी इस सिलसिले में पुलिस हुकाम से बात हुई तो ये बात मानने से ही इनकारी है कि बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट हमें मौसूल हुई तो डीएनए में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उसके पास से डीएनए, उसकी बॉडी से 3 से 4 अफराद के डीएनए मिले। तो दैट मीन्स कि बच्ची के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। नहीं तो डीएनए कैन बी एनीथिंग मुकम्मल, या फिर डीएनए देखें, डीएनए तो बाल भी अगर हो या जल्द का कोई हिस्सा हो या मतलब डीएनए मिलने का हमेशा ये मतलब क्या तो होता है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है? जरूरी तो नहीं है, मतलब डीएनए तो जिसने उसको हाथ लगाया होगा, उठाया होगा, मारा होगा, जो भी किया होगा, मतलब वो डीएनए भी तो होता है, नॉट नेसेसरीली कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट ही हो। एग्जैक्टली उमा, आपने बात बिल्कुल सही की है, लेकिन टच डीएनए वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज होता है और एक प्योर डीएनए मिलना वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो बच्ची के कपड़ों से उसके जिस बोरी में लाश लिपटी हुई थी उसमें बच्ची का ट्राउजर, बच्ची की शर्ट और बोरी, उन 3 चीजों से प्योर डीएनए मिला है। प्योर डीएनए मतलब जो डीएनए की रिपोर्ट है उसमें इसके लिए मिक्सचर का लफ्ज यूज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या चीज मिली होगी। तो वो प्योर डीएनए मिला है। जो हुकाम है डीएनए की रिपोर्ट है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 3 से 4 अफराद का मिक्सचर है। तो यकीनी तौर पर ये प्योर डीएनए है जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है। लेकिन अभी हतमी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। जो डीएनए रिपोर्ट है उसमें बज़ाहिर यही लगता है कि उसमें 3 से 4 अफराद इस में मुलव्विस रहे होंगे और इसकी नहीं तो फिर क्या किया इन्होंने? पहले मुबैना तौर पर ये बच्ची पहले कत्ल कर दी अपेरेंटली घर से ही रिश्तेदार ने किसी, और उसके बाद ये पूरी स्कीमिंग की गई कि ये प्योर डीएनए भी यहाँ पे रखा जाए या यहाँ पे प्लेस किया जाए और किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से बच्ची की बॉडी के साथ भी ज़्यादती की जाए ताकि ज़्यादती का रंग दिया जा सके और इन पे शक ना जाए। ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। फिर देखिए वही जैसा कि अभी मैंने पहले भी कहा कि पुलिस ने अभी ये केस आधा सॉल्व किया है। पुलिस ने कत्ल की वजह, मोटिव और कत्ल करने वाले को तो ढूंढ लिया, लेकिन उसके साथ साथ जो डीएनए रिपोर्ट है वो अभी तक जस्टिफाई नहीं हो सकी है। पुलिस को मौसूल हो चुकी है, तकरीबन कोई 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस ने सिर्फ आधा केस सॉल्व किया है कि बच्ची को किसने मारा, क्यों मारा। लेकिन जो डीएनए रिपोर्ट है वो अभी तक अपनी जगह खड़ी है। वो उसकी एक और केमिकल रिपोर्ट जो है वो बाकी है, जिसकी वजह से अभी तक जो पुलिस सर्जन से हमारी बात हुई डॉक्टर सुमैया तारिक से, तो बताती है कि अभी वो हतमी तौर पर वजह मौत नहीं दे सकी है, क्योंकि जब बच्ची की बॉडी मिली थी तो उसके मुंह से झाग भी निकल रहे थे। तो वो एक केमिकल रिपोर्ट आना बाकी है। जब वो केमिकल रिपोर्ट उनको मिल जाएगी और उसके साथ साथ जब वो डीएनए की रिपोर्ट भी उनको बाज़ाब्ता तौर पर मिल जाएगी तो उसके बाद ही जो है वो अपनी वजह मौत को हतमी तौर पर बयान कर सकेंगे और उसकी कंक्लूजन जो है वो एक रिपोर्ट बन सकेगी। जी गौर इट राहिल, थैंक यू सो मच। मतलब कोई खौफनाक की ये कहानी है और काश ये सिर्फ कहानी ही होती। ये एक्चुअली हकीकत है कि कोई इतना जेलस हो जाए या फिर इतना तंग आया हो। अब उस चच्ची का क्या स्टेट ऑफ माइंड था, दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चनेबल। जिसको लगता था कि उसके बच्चों को अटेंशन नहीं मिल रही और उसने प्लानिंग करके ये बच्ची मारी या मरवाई लोगों के साथ मिल के। लेकिन मतलब जिस तरीके से उस बच्ची की बॉडी मिली है और जो उसके साथ हुआ था, व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड कमिंग टू। दूसरी बात, कुछ खौफ नहीं है कि आप पकड़े भी जाएंगे, मतलब उसके बाद क्या आप तो उसके बाद अंदर हो गए ना, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, जैसे दिस चची इन क्वेश्चन, जिसके अपने चैलेंज बच्चे, स्पेशल बच्चे हैं, उनके वो तो पहले ही स्पेशल है, उनके साथ क्या होना है बाद में। मतलब देयर इज़ नो थॉट प्रोसेस। ये लगता है कि लिटरली थॉट प्रोसेस थोड़ी सी तो गई होगी फॉर ऑल ऑफ इट टू बी प्लान्ड, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं सोची गई। और उस बच्ची की जो थोड़ी सी तस्वीर नज़र आ रही थी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2.5 साल की बच्ची, 2.5 साल। अच्छा, अभी ये बड़ी पेशरफ्त है। वैसे अगर ये केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये सॉल्व करना, और इस पे जब आईजी सिंध हमारे साथ आए थे उनसे भी हमने पूछा था इस केस के बारे में, बट ये आधा सॉल्व हुआ है। लेट्स सी कि बाकी हक़ाइक़ क्या सामने आते हैं। कि चची ने ठीक है मुबैना तौर पर कत्ल तो कर दिया, लेकिन वो डीएनए है सैंपल वो किन लोगों का है और उसका क्या पहलू है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक रसाई पर पाबंदी का कानून हतमी तौर पर मंजूर कर लिया है। जी, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया फ्रांस ने भी ये कानून मंजूर कर लिया है, जिसके साथ ही फ्रांस पाबंदी नाफिज करने वाला यूरोप का
पहला मुल्क बन गया है। अच्छा, फ्रेंच हुकूमत का हदफ आइंदा तालीमी साल के आगाज़ से इसका नफाज है और ये पाबंदी 2 मरहलों में लगाई जाएगी। पहले मरहले में 1 सितंबर से 15 साल से कम उम्र बच्चों के नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी लगेगी, सो दे कैन नॉट मेक एनी मोर अकाउंट्स। मौजूदा अकाउंट्स पर पाबंदी जनवरी 2027 से लागू होगी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इसे अहम पेशरफ्त करार दिया है और बहुत से, आपको पता है, इस पर कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, इस पर दुनिया, पाकिस्तान में इस पर कानून साजी की बातें हो रही हैं एंड दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये इतने सालों में, हालांकि इतने साल सोशल मीडिया को आए हुए दुनिया में नहीं हुए और फ़ौरन पता चल गया है कि इसके कितने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन यंग माइंड्स हो सकते हैं। डेवलपमेंट रुक जाती है भाई, गुड दैट इसको 100 साल नहीं लगे समझने में और अभी से कुछ करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, आर वी टॉकिंग अबाउट दिस रेन अगेन, लेकिन एक ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद बारिशों के बायस जो सूरत हाल बनी है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, उसकी अपडेट देंगे आपको। वेलकम बैक। अच्छा जी, बारिशों के हालात जो हैं वो कुछ हम आपको बता रहे हैं, कुछ आप हमें बता रहे हैं। सो वी बीन गेटिंग योर मैसेजेस, सॉ देम इन द ब्रेक एज वेल। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, गुजरांवाला से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वहाँ भी बड़ी बारिशें हुई हैं, राना स्टॉप सर। टाइप। बताइए राना साहब। अच्छा, राना साहब अभी तैयारी में कैमरा ठीक कर रहे हैं, तैयार। ओह बहुत बारिश है गॉड, भाई। लुक एट दैट। अच्छा, गुजरांवाला डिवीज़न में 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं और नारोवाल, गुजरांवाला बहुत बारिश हुई है। 13 उसके बाद जख्मी भी हैं, सियालकोट में बारिश हुई apparently। है और DGPDMA पंजाब भी हमें बता रहे थे कि ये वो 2-3 डिवीजन्स हैं जहाँ पर बेइंतहा बारिश रिकॉर्ड की मतलब आई गई एम है। जस्ट थिंकिंग, लुक एट दैट, कि इसमें तो इंसान बाहर तो खैर क्या उसने निकलना है, इलेक्ट्रोक्यूट होने के इतने चांसेस हैं बच्चे घूम कि रहे हैं। आप यू स्टेप आउट टू इवन लुक अराउंड एंड इट कैन बी, मतलब आपकी जान जा सकती है। इससे मुराद ये है कि आपको करंट लग सकता है पानी में, आपको हाँ, पता तो मैं है। यही कह रही हूँ ना, इलेक्ट्रिकेशन। बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना उसको उर्दू में ज़रा। सो यस, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, वेरी कॉशियस। 2-3 चीज़ें जो हम आपको हमेशा बताते हैं कि अगर आप गीले हैं, भीगे हुए हैं और बारिश हो रही है तो घर की घंटी बजाने से भी इज्तनाब करें। हाँ, मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट, जो कि चीज़ें इंसान सोचता भी नहीं है ना, मतलब उसमें घंटी भी दबा करंट रहा है। होता है और वो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। राना सर बताइएगा, कल से अब तक या परसों से अब तक कितनी बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है? विजुअल्स तो हमें लग रहा है कि बहुत पानी खड़ा हुआ है। सो अभी आप कहाँ मौजूद हैं एंड व्हाट्स द सिचुएशन लाइक? छतरी भी ले रही है। जी देखिए अब्दुल्ला, गुज़िश्ता रात जो है वो बारिश का सिलसिला थमा रहा। गुज़िश्ता रोज जो है बारिश हुई गुजरांवाला में 250 मिलीमीटर जिले इंतजामिया के मुताबिक बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। बारिश के कई सालों के रिकॉर्ड टूटे, लेकिन इसके बावजूद हम पहले देखते हैं कि गुजरांवाला के बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां बारिश होती थी, पानी जमा होता था, लेकिन बारिश जब रुकती थी तो 2 से 3 घंटों में पानी निकल जाता था। लेकिन गुज़िश्ता रोज की जो बारिश थी उसने गुजरांवाला के शहरियों को परेशान कर दिया। पूरे शहर में जो निज़ाम जिंदगी था वो मखलूज होकर रह गया। मैं आपको बता दूं, शहर की इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि गुजरांवाला शहर का जो मेन GT रोड है जिस पर ट्रैफिक होता है, मोड़ इमनाबाद से लेकर गखड़ मंडी का ये 32 किलोमीटर का इलाका है जहां पर मेट्रो बस के लिए जो प्रोजेक्ट है वो काम हो रहा है। पूरे GT रोड पर खुदाई हुई है, तो जब बारिश हुई तो पूरा GT रोड जो है वो खुदाई की वजह से कीचड़ या बारिश के पानी में तालाब की शक्ल में तब्दील हो चुका था। GT रोड पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। इसी तरह गुजरांवाला शहर की जो अंदरूने शहर की सड़कें हैं वहां पर वासा का काम जारी है। जो सीवरेज पाइप लाइनें हैं उनकी तब्दीली के लिए रेन सीजन शुरू हो गया है। चाहिए तो ये था कि ये सारे काम जो सीवरेज लाइनों से मुतल्लक हैं ये रेन सीजन से पहले कंप्लीट कर लिए जाते, लेकिन एक तरफ सीवरेज लाइनों के लिए शहर में जगह जगह खुदाई थी, दूसरी तरफ रेन सीजन शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई, तो पूरे शहर की सड़कों पर गुज़िश्ता रोज पानी था। इस वक्त हम सैटेलाइट टाउन में मौजूद है। ये शहर का पोश इलाका है। सैटेलाइट टाउन के बिल्कुल साथ जिले इंतजामिया के तमाम दफातर है।
गुज़िश्ता रात मैंने पहले बताया कि बारिश थमी रही, अभी दोबारा से बारिश हल्की शुरू हुई है, लेकिन ये बताएं राना अंसर, जी राना अंसर ये बताएं, हम अभी तक हम वापस उस बात पे जा रहे हैं जहां जीटी रोड आप कह रहे हैं तालाब का मंजर बन गई, ट्रैफिक रोकना पड़ा क्योंकि खुदाई इतनी हुई थी, पानी उसमें बन गया, भर गया, मेट्रो बन रही है। तो ये ऑब्वियसली हमें तो पता है कि ये सीजन है बारिशों का, तो वो मेट्रो वाला काम क्या टाइम पे खत्म नहीं हुआ था या गलत टाइम पे शुरू हुआ था, डिले हुआ है? मतलब कोई तैयारी नहीं थी कि बारिशों का सीजन तो आना ही था। मेट्रो जाहिर है 6 महीने में तो बनेगी नहीं, चंद सालों का ये प्रोजेक्ट है। हिफाजती इक़दाम का बताएं कि मेट्रो जाहिर है बनेगी तो मेट्रो 3 महीने में तो नहीं बन सकती। चलो नहीं बने 3 महीने में, लेकिन ये तो पता है ना कि मानसून और हमारी मानसून तो आएगा और अगला भी आएगा और शायद उससे अगला भी आएगा, तो हिफाजती प्रिवेंशन क्या की गई है वहां पे ताकि नुकसान ना हो? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेट्रो जो प्रोजेक्ट है इसका हुकूमत की तरफ से 1 साल इसका रखा गया है कि 1 साल में हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन जब रेन सीजन शुरू हो तो उससे पहले कुछ इस तरह के इंतजाम करने चाहिए कि जहां आप समझते हैं कि हमने ट्रैफिक को गुजारना है या रास्ते बनाने हैं, तो जो खुदाई जहां तक हो सके, क्योंकि बारिश के इस मौसम में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो वैसे भी रुक जाता है। तो अगर बारिश की वजह से वो काम रुके उससे पहले आप बाकायदा प्लानिंग कर लें उस काम को रोकने के लिए, और जो रास्ते हैं उनको थोड़ा बहुत ठीक कर दें, जहां मिट्टी डालने वाली हो या जहां छोटा मोटा काम करके रास्तों को ठीक किया जा सके, लेकिन वो नहीं किया जा सका क्योंकि गुजरांवाला एक ही मेन जीटी रोड है। अगर इस पर ट्रैफिक रुक जाएगी तो इसका कोई दूसरा मुतबादल रूट नहीं बनाया जा सकता, तो पूरे शहर में ट्रैफिक जो है रुक जाएगी। लेकिन ये तो मेट्रो की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि गुजरांवाला शहर में वासा की सीवरेज लाइनों का काम जो है शुरू किया गया, उसकी आप टाइमिंग देख लें। अगर वासा की सीवरेज लाइनें शहर में नहीं डलनी थी, कहा जा रहा है कि 32 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आया है, पूरे शहर की सीवरेज लाइनें तब्दील हो रही है। बड़ी अच्छी बात है, सीवरेज लाइनों की तब्दीली होनी चाहिए ताकि ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो सके, लेकिन जो प्लानिंग है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जब बारिशें हो रही हो उस वक्त आप शहर की सड़कों पर खुदाई करते हैं और उस वक्त सीवरेज लाइनें जो है वो तब्दील हो रही हो, तो उस वक्त लोगों की तो ये कब शुरू हुआ था सीवरेज लाइनों वाला प्रोजेक्ट? मैं आपको बताऊं, एक रोज में जो गुज़िश्ता रोज यहाँ मैं आपको बता रहा था कि बारिश हुई है, 8 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं। मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में छतें गिरने के वाकयात हुए हैं, करंट लगने का वाकया पेश आया। गली में पानी खड़ा था, कोई नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहा था, उसे करंट लगा और मेन जीटी रोड पर कामोकी में अंडरपास में एक बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। इसमें जाहिर है शहरियों की तरफ से भी लोगों को चाहिए कि एहतियात करें, क्योंकि इंसानी जान का कोई मुतबादल नहीं है। लोग खुद भी एहतियात करें। बार बार कहा भी जाता है कि जब बारिश होती है, जहां पानी जमा होता है, तो वहां करीब ना जाए, लेकिन हमने देखा कि कामों की अंडरपास को जिले इंतजामिया ने एक रोज कबल बंद कर दिया था ताकि यहाँ पानी जमा होने से कोई हादसा पेश ना आए, लेकिन करीबी आबादी से बच्चे खेलते हुए वहां आए और एक बच्चा तालाब में गिर गया। 8 अफराद जैसे मैंने पहले बताया जाँ बहक हुए, 13 अफराद जख्मी हैं। गॉट राना सर, बहुत शुक्रिया। 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 13 जो हैं वो भी हुए हैं, और यहाँ हम एक दफ़ा फिर लोगों को कहेंगे कि ये बड़ा क्विकली सिचुएशन जो है ये चेंज हो सकती है। थोड़ी थोड़ी बारिश आपको अच्छी लग रही होती है, बाहर निकल गए और उसके बाद इतनी होना स्टार्ट हो गई कि अनस्टॉपेबल हो गई। मतलब ये विद इन मिनट्स सिचुएशन जो है बदलती है, तो आपको अपना ख्याल और अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही सोचना होगा। प्लीज़ इस मौसम में ना निकले। विल क्विकली टेक यू टू नौशेरा, वहाँ भी शदीद बारिशें जो हैं उससे बहुत ही लोग मुतासर हो रहे हैं, और इसके बायस आपको बता दें कि 1 साला बच्चा जो है, 10 साला बच्चा जो है वो पानी में बहकर जाँ बहक हो गया। अच्छा नौशेरा हम बाद में जाएंगे, अभी अस्तोर जा रहे हैं। अस्तोर जाएंगे और अस्तोर में दयामिर ज़िला भर में कल रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता 4 रोज़ से बारिश हो रही है। रफ़ीउल्लाह हमें बता रहे हैं कि अभी क्या सूरत हाल है वहाँ की। जी, गुज़िश्ता रोज़ सैलाब से जो मुतासरा गाँव है लोस बाला और यहाँ लोस दास के मकाम पे, यहाँ पर जो सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, सैलाब मुतासरीन अभी तक जो है 48 घंटे गुजरने के बावजूद भी हुकूमती इमदाद के शदीद मुंतज़िर हैं। यहाँ पर कई घराने जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, कई ख़ानदान जो है उनका जो एशाए खुर्दनोश से लेके घर, फसलें, सब्जियाँ सब के सब जो है वो तबाह हो चुकी हैं। और यहाँ पे जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ लोस बाला, यहाँ पे ही क्लाउड बस्ट हुआ था, उसी मेन जगह पे मौजूद हूँ जिसने यहाँ पे न सिर्फ गाँव को, पूरे गाँव को तबाह किया है, बल्कि
वाटर चैनल है, वाटर सप्लाई है, साथ में यहाँ पे इनके जो बागात हैं, रोड हैं, रास्ता सड़कें हैं, सब के सब यहाँ पे शदीद मुतासिर हैं। इस वक्त भी यहाँ पे लोग जो हैं खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। ये लोग अपील कर रहे हैं कि फौरी तौर पे इनकी बहाली के साथ साथ वाटर चैनल, वाटर सप्लाई बहाली के हवाले से भी इक़दाम किए जाएँ। सो लोग ये अपील कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कुछ इक़दाम की उन्हें भी ज़रूरत है, वहाँ भी नुकसान हुआ है, लेकिन पंजाब में तो बहुत 250 मिलीमीटर बारिश हुई है सिर्फ गुजरावाला में। और बड़ी नॉन स्टॉप है, मतलब ये अभी पूरा फोरकास्ट है, ये पूरा हफ्ता भी और अगले हफ्ते की भी बात हो रही है। ऑलराइट, ओके, वी आर टेकिंग हेडलाइन ब्रेक एंड थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, आपको बताएं कि वो जो जंग है ना जो हमारे नेबरहुड में चल रही है वो बिल्कुल फुल ऑन चल रही है। अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर मुसलसल 11वीं रात भी फ़िज़ाई हमले जारी रखे, जबकि अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेक्सेथ ने इंकशाफ किया है कि इस जंग पर अब तक 37.5 अरब डॉलर जो हैं उसकी खतीर रकम पैसे मांग लिए खर्च हो चुके। मजीद आपको पता है कितने मांगे हैं? 81 बिलियन डॉलर्स उन्होंने मजीद तलब किए हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान के मुश्तबा जौहरी मरकज़ यानी पीकैक्स माउंटेन जो है उस पर बहुत जल्द और इंतहाई शदीद हमला किया जाएगा, जिस पर तेहरान ने खित्ते में जंग का दायरा मजीद वसी करने की धमकी भी दे दी है। दिस इज़ नॉट स्टॉपिंग, बाय द वे, ये रुक नहीं रही। जैसे जैसे जंग में शिद्दत आ रही है, जंगबंदी की कोशिशें भी तेज़ हो रही हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी इस्लामाबाद में मौजूद थे और पाकिस्तान के सिविलियन और मिलिट्री क़यादत से मुलाकातें की ताकि कशीदगी के ख़ात्मे के लिए कोई कोशिश अगर हो रही है तो प्रॉब्ली हम उम्मीद ही करें उसे आगे बढ़ाया जा सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि पेशरफ्त मुतवक्के है। ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। होपफुली कल ईरानी सदर का ये बयान भी सामने आया कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने ना जंग ना अमन की कैफियत के ख़ात्मे पर जोर दिया है। ज़ाहिर है ये कैफियत उसी वक्त ख़त्म होगी जब जंग बंद होगी। आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने में कमी आती जा रही है, बिल्कुल ना होने के बराबर रह गए हैं, 6 या इससे भी कम। पीर के रोज़ सिर्फ 3 जहाज़ स्ट्रेट से गुजर पाए। तेल की आलमी कीमतें भी तेज़ी से ऊपर बढ़ रही हैं और ब्रेंट क्रूड ऑयल $92 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट कि ये जंग ही है और ये वेयर इज इट गोइंग, क्योंकि जंग भी चल रही है और बातचीत भी, बिलीव इट और नॉट, साथ साथ थोड़ी बढ़ रही है। डॉक्टर मलीहा लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सफारतकार हैं। डॉक्टर मलीहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का दूसरा, लेट्स कॉल इट दूसरा स्पेल जो है वो चल रहा है। नुकसानात भी रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान ये खबरें भी हैं कि बिलवास्ता तौर पर पैगामात का तबादला जो है वो भी साइड बाय साइड वो चल रहा है मुफाहमतकारों के ज़रिए। इस माहौल में कितनी उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसे मुज़ाकरात की कामयाबी भी हो सके? मतलब यहाँ बम गिरा रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि कल हम ये करेंगे, परसों तुम्हारे माउंटेन को मारे, मतलब ये सब कुछ चल रहा है, बातचीत भी चल रही है। इट्स नॉट मेकिंग सेंस। पहले तो ये कि जो माहौल है वो तो आप देख ही रहे हैं कि उसमें दोनों मुल्क जो है आप कह सकते हैं कि जंग की तरफ वापस ही चले गए हैं। ठीक है, फुल स्केल जंग नहीं है इस वक्त, लेकिन अमेरिका ने 10 दिन से ज़्यादा लगातार हमले किए हैं ईरान पे और फिर ईरान ने उसकी जवाबी कार्रवाई की, जो कि रिटेलिएटरी अटैक्स उन्होंने किए कुवैत पे और जॉर्डन पे, ज़ाहिर है अमरीकी एसेट्स पे किए, अमरीकी बेसिस पे किए, लेकिन ज़ाहिर है इससे फिर शिद्दत लड़ाई की बढ़ गई है। अब इस माहौल में ज़ाहिर है जो स्पेस है सफारती कोशिशों की वो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कम ज़रूर हुई है। लेकिन इस वक्त जो रीजनल मीडिएटर्स हैं, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान है और कतर है, वो अभी भी इस कोशिश में है कि किसी तरह से इंटरिम सीज़ फायर हो जाए, यानी कि आर्जी सीज़ फायर किसी किस्म का हो जाए, और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन की थी ईरान और अमेरिका ने, उसको किसी तरह से सैल्वेज किया जाए, उसको बचाया जाए, बिकॉज वो तो ऑलमोस्ट कोलैप्स ही कर गई है। उसमें तो एक दूसरे को उस मेमोरेंडम की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं दोनों फरीक, और सीज़ फायर तो खैर आपको मालूम ही है वो तो कोलैप्स हो चुका है। तो अब मेमोरेंडम को किसी तरह से बचाने की कोशिश हो रही है, और ये कि लड़ाई जो है वो कम हो और उसकी
बजाय एक इंटरम आर्जी तौर पे एक सीज़ फायर हो जाए। तो अब ये कहना कि उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त है। अभी हमने देखना है कि ये कोशिशें कहाँ तक जाती हैं। लगता है कि दोनों साइड्स में दिलचस्पी है और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी हम बातचीत ख़त्म कर रहे हैं। दोनों ने यही कहा है कि जी बातचीत और कॉन्टैक्ट जो हैं वो बरकरार हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत ही मुश्किल नज़र आता है कि किस किस्म का समझौता हो सकता है इन दोनों मुल्कों के दरमियान उस पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे, बिकॉज उस पे उन दोनों की पोजीशंस इतनी अलग अलग हैं, इतनी फार अपार्ट हैं कि बहुत ही मुश्किल है कहना इस वक्त कि किस किस्म का समझौता हो सकता है, कॉमन ग्राउंड तलाश की जा सकती है। लेकिन कोशिशें मेरा ख्याल है जारी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सियासी असरात की बात की जाए तो ये जंग ट्रंप साहब के लिए भी बड़ी एक मुश्किल सी स्टेट में वो आ चुके हैं। अब ये भी डिसाइड करना है उन्हें कि उन्हें यहाँ से जंगबंदी की तरफ जाना है, वो 10 दिन के इंटरिम पीरियड की जो बात की जा रही थी, या मज़ीद हमले करने हैं या इस जंग को आगे बढ़ाना है, या यूँ कह लीजिए कि इनके गले की हड्डी सी बन चुकी है। कांग्रेस के दोनों ऐवानों में अमरीकी हुकूमत को भी बड़े सख्त सवालात का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद ये तासुर कैसे, क्या ये दुरुस्त तासुर है कि ट्रंप जो कर रहे हैं सियासी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, या बस वो अपने दोस्त की वजह से ट्रैप हुए और अभी तक फंसे हुए हैं? देखिए, सदर ट्रंप तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही शुरू से ही बहुत ही कंफ्यूज रहे हैं। आपको मालूम है, पहले तो ये कि वो उस जंग के जो ऑब्जेक्टिव्स या एम्स थे वही बदलते रहते थे। कभी कहते थे कि रेजीम चेंज के लिए मैंने किया, कभी कहते थे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ईरान की तबाह करने के लिए किया। और अब भी उनकी फ़ौज का कहना ये है कि जो हमारे हमले हो रहे हैं अमेरिका के ईरान पे, वो अमेरिका ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसको हम डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में उनका जो कंट्रोल है वो कमज़ोर हो और ख़त्म हो। लेकिन साथ साथ वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो हमला कर रहे हैं। और लगता यही है कि वो चाहते ये हैं कि इस मिलिट्री प्रेशर से वो ईरान को वही फिर से कोशिश करें कि सरेंडर करवाएं। लेकिन इतने महीनों बाद और इतनी मिलिट्री एक्शन के बाद अगर सरेंडर नहीं करा सके तो अब क्या कराएंगे? सदर ट्रंप पे जो दबाव है वो वाकई बढ़ता जा रहा है। आखिर ये वो शख्स है जिसने कहा था कि मैं फॉरएवर वॉर्स के ख़िलाफ़ हूँ, यानी कि मैं ऐसी जंगों में नहीं अमेरिका को मुलव्वस करूँगा जो कि बस चलती जाती है। लेकिन यही हो रहा है और बहुत से तज्ज़िया निगारों का ख्याल ये है अमेरिका में ही और मुख्तलिफ और मुल्कों में भी कि बिल्कुल कॉर्नर हो गया है सदर ट्रंप और एक क्वॉगमायर जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं उसमें फंस गया है, दलदल में फंस गया है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से अपने आप को एक्सट्रिकेट करे। तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, उससे मार्केट्स भी शेक हो रहे हैं, एनर्जी मार्केट्स, उससे सियासी और इक़्तिसादी और माशी दबाव बढ़ेगा। मिड टर्म कांग्रेशनल इलेक्शंस जो हैं अमेरिका में करीब आते जा रहे हैं। ये जंग बहुत ही अनपॉपुलर है अमेरिका में। सो इस सारी सूरत हाल में देखें, सदर ट्रंप जो है वो मेरा ख्याल अपना मफाद समझ नहीं सका कि है क्या उसका मफाद। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये भी बताएं कि पाकिस्तान और कतर ने इस मामले में भरपूर किरदार अदा किया है, मतलब पहले भी किया है और अब भी कर रहे होंगे। लेकिन यूरोप, चाइना, रशिया वगैरह जो खुद इस जंग के मुतासरीन हैं, उनमें शामिल हैं, वो अब तक साइड लाइन्स पे, उन्होंने कोई एक्टिव रोल एज सच नहीं किया एक्सेप्ट फॉर गिविंग अ कपल ऑफ स्टेटमेंट्स हियर एंड देयर। क्या वजह है कि वो खुलकर कोई रोल अदा नहीं कर रहे, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे? देखिए, जब एक दो मीडिएटर्स सिलेक्ट हो जाते हैं और सिलेक्ट होते हैं उन्हीं मुल्कों जो फरीक हैं इस जंग में, अमेरिका और ईरान, तो फिर आप 12 मुल्कों को तो नहीं ना मीडिएटर बना सकते, वो तो नहीं ना रोल प्ले कर सकते। रोल तो फिर वही प्ले करते हैं ना जिनको कहा जाता है। और इस सूरत हाल में तो आपने देखा ही है कि अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से ही ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान एक रोल प्ले करे और ऑब्वियसली कतर भी, कुछ एक दो और अरब मुल्क हैं उन्होंने भी बिहाइंड द सीन्स रोल ज़रूर प्ले किया है। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि वो साइड लाइन्स पे, वो हिमायत करते हैं, उन्होंने सपोर्ट की है। आई मीन चीन की सपोर्ट है फॉर पाकिस्तान मीडिएटरी रोल। बाकी भी जो ममालिक हैं, चाहे वो मगरब में हैं चाहे वो मशरिक़ में हैं, वो भी बार बार उन्होंने ये कहा है
और बल्कि सराहा भी है पाकिस्तान के रोल को। और यही उनकी तवक्को है और उम्मीद है कि पाकिस्तान कतर के साथ मिलके कोई ऐसी जगह लेके जाए दोनों फरीक को कि किसी तरह से अमन आ जाए और एक परमानेंट सेटलमेंट हो जाए, जिससे कि मशरिक वस्ता जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। क्या ये बात हो कि परमानेंट सोल्यूशन भी निकल आए। और ऑब्वियसली उस तरह मीडिएशन की तो बात नहीं हो रही थी, लेकिन दुनिया का एक प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक रशिया एंड चाइना। प्रेशर उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स रहे हैं, लेकिन टू एक्टिवली गेट थिंग्स रोलिंग। और पहले जो जंग हुई थी और अपने उरूज पे पहुंची थी, उस वक्त चाइना ने अपने जो लोकल रिजर्व्स थे, जो उसके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे एनर्जी के, वो यूज़ किए थे, इम्पोर्ट बिल अपना कम किया था और दुनिया को भी एक और तबाही से बचाया था। एक रिलीफ ऑलमोस्ट मिला था। इस मरतबा जाहिर है अब तेल की कीमतें तो बढ़ ही रही हैं। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे इस सूरत हाल पे, तो हर रोज़ ही कोई नई अपडेट होती है, हम भी आपको बताते रहते हैं। लाहौर के सबसे बड़े मेयो अस्पताल का जिक्र करेंगे, जहां करप्शन स्कैंडल की तहकीकात चल रही हैं। मामला इतना सीरियस हो गया है कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब को अस्पताल के MS डॉक्टर मुदब्बिर रेहान को हिरासत में लेना पड़ गया है। इब्तदाई पूछगछ के बाद उन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया कि उन्हें जब तलब किया जाएगा, ये कहते हैं ना, डू नॉट लीव द सिटी, डू नॉट लीव द टाउन, वो वाली बात है, जो वो हाजिर होंगे। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक MS के खिलाफ कार्रवाई डॉक्टर अहमद कमाल की जानिब से दायर दरख्वास्त की बुनियाद पर की गई है। महकमा एंटी करप्शन का मौक़िफ़ है कि मुबैना करप्शन से मुताल्लिक सामने आने वाली वीडियो का भी जायज़ा लिया जा रहा है। वीडियो का भी जायज़ा लिया जा रहा है और मज़ीद शवाहिद की रोशनी में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। MS डॉक्टर मुदब्बिर रेहान का मौक़िफ़ है कि उन्होंने 2 करोड़ 23 लाख रुपए मालियत के स्टंट्स की मुबैना बेज़ाब्तगी सामने लाए हैं। वो बेसिकली इंक्वायरी कमेटी बनाई है और यही वजह है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करी है, ये उनका मौक़िफ़ है। और चंद दिन पहले मेयो अस्पताल के शोबा अमराज कल्ब की सालाना ऑडिट रिपोर्ट के करोड़ों रुपए के स्टेंट्स और बलून्स गायब होने का मामला भी सामने आ गया। गायब या कभी लिए ही नहीं गए थे, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस वक्त इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। में शोबा कार्डियोलॉजी के रजिस्ट्रार पर सरकारी स्टेंट्स और बैलून्स वगैरह जो हैं निजी अस्पताल को फ़रोख्त करने का भी इल्ज़ाम है कि ये सरकार से प्रिक्योर करके निजी अस्पताल को बेच दिए गए। इमेजिन। मियां आबिद हैं हमारे साथ ही, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा मालूम करते हैं। मियां आबिद, पहले तो ये बताइए कि ये केस कब सामने आया, कब से ये मामला चल रहा है? जी, ये MS मेयो अस्पताल हैं जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसके MS डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर रेहान उनका नाम है। उनकी एक वीडियो सामने आई कल कि जिसमें देखा जा सकता है कि वो पैसे ले रहे हैं लोगों से और वहाँ पे उनका एक फ्रंटमैन जो कि वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ड्राइवर है, तनवीर इकबाल उसका नाम है, तो वो उन्होंने जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे पैसे का लेन देन होता है और फ्रंटमैन जो ड्राइवर है तनवीर इकबाल, उसके ज़रिए MS जो है वो लूट मार कर रहे हैं। तो ये वीडियो एंटी करप्शन हुकाम को दी गई और फिर वहाँ पे एक डॉक्टर ने दरख्वास्त भेजी जिस पर इंक्वायरी शुरू हो गई और उस इंक्वायरी में डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर रेहान को जो है बुलाया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसकी बुनियाद पर फिर ये हुआ कि कल एंटी करप्शन की टीम ने उनको हॉस्पिटल से जाके हिरासत में लिया और आके इंक्वायरी शुरू कर दी। ये इंक्वायरी जो है वो 4 से 5 घंटे तक जारी रही और उसमें जो ज़्यादा कसूर सामने आया कल तक, जो हमारे ज़राए ने बताया कि उसमें ड्राइवर जो है फ्रंटमैन वो ख़ुद ही डॉक्टर्स के नाम पर पैसे लेता था। लेकिन डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर रेहान जो हैं MS मेयो हॉस्पिटल, उनके ख़िलाफ़ पहले भी बहुत सारी शिकायत हैं। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि ये करप्शन करते हैं, ये क्योंकि फंड्स बेतहाशा हैं, MS के होल्ड में होता है सब कुछ, तो वो ये करप्शन कर रहे हैं। तो उस पर जो हमारी बात हुई है DG सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब पे, तो उनका ये कहना है डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन का कि ये मामला जो है वो एक वीडियो की सूरत में उनके सामने आया है और उसके ऊपर जो है वो अभी इंक्वायरी चल रही है। कल 3 से 4 घंटे इंक्वायरी हुई और उसके बाद डॉक्टर मुदब्बिर रेहान ने ये यकीन दिलाया कि जब भी एंटी करप्शन हुकाम उनको बुलाएंगे तो वो आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। उसके बाद इंक्वायरी के बाद फैसला किया जाएगा कि आया इनका जुर्म बनता है तो इनके ऊपर FIR दी जाए। ओके, मियां आबिद ये भी बताएं कि ये MS को पहले हिरासत में लिया गया और फिर उनको छोड़ दिया गया, ये इसकी क्या बैकग्राउंड है, छोड़ा क्यों? जी, उसमें जो वीडियो में नज़र आता है उसमें ये नज़र आता है कि MS के कमरे में ही
जो उनका ड्राइवर है, फ्रंटमैन जिसको कहा जाता है, वो भी वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ पे एक शख्स जो है वो ठेकों की मद में उनको पैसे, हॉस्पिटल के जो ठेका जाते हैं उनकी मद में उनको जो है वो रिश्वत पेश कर रहा है। तो ये एक इल्ज़ाम है अभी तक, और इसकी इंक्वायरी जो है वो जारी है। अब जो जिन्होंने दरख्वास्त दी है डॉक्टर्स की तरफ से उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन हुकाम को, तो उसमें ये उन्होंने कहा है कि वो मज़ीद सबूत भी उनके पास ऑडियो वीडियोज़ हैं, लेकिन अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आई। इसी वीडियो के मुतालिक जो है इंक्वायरी की जा रही है। तो उसमें जो हमारे ज़राए ने बताया है और जो डीजी एंटी करप्शन ने भी ऑन किया है जफर चट्टा साहब ने, कि ये अभी तक जो मामला है वो ड्राइवर की तरफ घूम रहा है, कि ड्राइवर जो है एमएस के नाम पर पैसे पकड़ता है और ठेकेदार की मद में पैसे लेता है, और अद्वियात की खरीदो फरोख्त के मामले में और जो अद्वियात हैं और उसके साथ जो दीगर आलात हैं हॉस्पिटल के लिए ख़रीदे जाने वाले, उनमें भी ये करप्शन करता है। तो अभी तक सारा इल्ज़ाम उनके ऊपर आ रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर डॉक्टर मुदब्बर रिहान के बारे में भी यही शकूक व शुबहात हैं कि वो इसमें मुलव्वस हैं और वो काफ़ी अरसे से ये करप्शन कर रहे हैं। थोड़ी सी मुझे हंसी आ रही थी, ये मूवी का सीन लगना स्टार्ट हो गया कि डॉक्टर साहब तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, ड्राइवर ही कर रहा था उन्हीं के कमरे में उन्हीं की नज़रों के सामने बैठ के। आई मीन लाइक ये सरकारी मौक़िफ़ तो ये है कि तफ्तीश अभी जारी है। क्या डॉक्टर्स और मेडिकल कम्युनिटी वाले मुतमईन हैं? क्या रिएक्शन है इस बारे में? ज़ाहिर है लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल है जी। डॉक्टर जो हैं वो भी हमारी दूसरी कम्युनिटी की तरह मुख्तलिफ़ तबकात में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ़ गिरोह में बटे हुए हैं। तो उसमें जो कल हमने देखा उसमें जो यंग डॉक्टर्स थे वो तो कह रहे थे कि एमएस जो हैं वो करप्ट हैं और इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, और उन्होंने दरख्वास्त भी दी। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है PMA, उन्होंने इसकी मज़म्मत की कि डॉक्टर को जो है वो नाजायज़ तौर पर हिरासत में लिया गया और उनको गिरफ़्तार किया गया। जबकि एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि उनको ना तो हमने हिरासत में लिया है ना उनको गिरफ्तार किया है, बल्कि उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया जा रहा था तो वो नहीं पेश हो रहे थे, जिस पर उनको जाके ले आए कि आके इंक्वायरी में अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। अब जो 3-4 घंटे की तफ्तीश के बाद तो उनको छोड़ दिया गया, लेकिन इंक्वायरी अभी प्रोसेस में है, इंक्वायरी चलेगी और उसमें जब जब एंटी करप्शन हुकाम बुलाएंगे तो MS डॉक्टर अब्दुल मुदब्बर रिहान को जो है वो वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो तबकात जो हैं वो कोई मजम्मत कर रहा है तो कोई खुश हो रहा है उसके ऊपर। तो ये इसी तरह ये एक सिलसिला जो है, क्योंकि हम इज्तिमाई सोच तो रखते नहीं, गिरोहों में बटे हुए हैं, जिसका ताल्लुक है वो अपने आप को अच्छा समझता है, जिसके साथ मेरा ताल्लुक नहीं है तो वो बुरा बन जाता है। ओके मियां आबिद, थैंक यू। ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट थे एंड टेलिंग अस what is happening over there. By the way, ये सारी बात तो कोई और बात हो रही थी, लेकिन I do have a question. How मतलब when does a young doctor stay young? मतलब उसको young doctors कब तक कहेंगे? It's a serious question. मतलब जब हम young doctors एक broad term है यूज़ कर लेते हैं तो उसमें कोई age limit होती है या experience limit होती है कि ये young ही होगा? क्या होता होगा? पता नहीं, जब तक प्रोफेसर नहीं। I mean, if you consider yourself a young doctor, please tell us why. जो उसका क्या क्राइटेरिया? हाँ, मतलब how do you consider yourself a young doctor? We really want to understand this. कोई मिसाल हम भी, मतलब we'll also try to figure it out. अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे। यहाँ ज़िला नौशेरा में शदीद बारिशों से तबाही आ रही है, आई है। मुख्तलिफ इलाकों में आने वाला सैलाब 10 साला बच्चा एक बहाले गया है और जाबाक हो गया, जबकि मूसलाधार बारिश से सरकारी अमलाक, सड़कों, रिहायशी इलाकों, ज़रई अराज़ी सभी को काफ़ी वैसे इफेक्ट हुआ है। मोहम्मद शाहिद हमें बता रहे हैं और कि नौशेरा में इस वक्त सूरत हाल है क्या? हाजी खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की तरह ज़िला नौशेरा भी गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे से होने वाली शदीद बारिशों से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। यहाँ पर रात गए बारिश का सिलसिला थम चुका है। ताहम 2 रोज़ तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी है, बल्कि सरकारी अमलाक, सड़कों, रिहायशी इलाकों और ज़री अराजी को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। बारिश के दौरान तहसील पब्बी के इलाके सलीखाना में 10 साला बच्चा सैलाबी रेले में बह जाने से जाबाहक हो गया, जिसकी लाश मकामी अफराद ने निकाल ली। दूसरी जानिब तहसील जहांगीरा के इलाके निज़ामपुर में ज़ेर तामीर सरकारी हस्पताल की 4 दीवारी गिरने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ताहम खुशकिस्मती से यहाँ इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शदीद बारिश के बाइस ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें भी मुतासिर हुई, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक नौशेरा कैंट, नौशेरा कला, पब्बी, हकीमाबाद, अकोड़ा खटक और अदमजे समेत मुख्तलिफ इलाकों में कड़े पानी और सैलाबी
नालों में फंसने वाले तकरीबन 40 अफराद को बर वक्त कार्रवाई करते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इसके अलावा 20 से ज़ायद गाड़ियों को भी पानी से निकाल कर महफूज मकामात तक पहुँचाया गया। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए, जिससे मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। ताहम अब बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है और पेस्को हकाम के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि मूसलाधार बारिश से दरिया काबिल में पानी की सतह बुलंद हो चुकी थी, ताहम अब आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह मामूल पर आ रही है और ख़तरे की कोई बात नहीं है। ताहम महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है, जिसकी वजह से मुमकिन फ्लैश फ्लड के ख़तरे के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। इंतज़ामिया ने शहरों से भी अपील की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों के करीब जाने से इज्तनाब करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों से फौरी तौर पर रब्ता करें। जी शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और नहीं, हम ब्रेक लेंगे अच्छा, ना, बाद में आगे बढ़ जाएंगे। इनको आपको ब्रेक चाहिए, सो टेक अ ब्रेक एंड वी आर राइट हियर। हम तो यहीं हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, इंडिया में क्या हो रहा है, कुछ दिनों से शायद आप देख रहे हो या सुन भी रहे हो, हम आपको डिटेल बताएंगे कि इंडिया में नौजवानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार करने लगा है। हज़ारों स्टूडेंट्स नई दिल्ली की सड़कों पर जमा हैं और श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश के बाद अब भारत में भी स्टूडेंट्स अपने हकूक़ के लिए ख़ुद आवाज़ उठा रहे हैं। 2 महीने पहले सोशल मीडिया से जन्म लेने वाली नौजवानों की जमात कॉकरोच जनता पार्टी, यस ट्रू बात है कि उन्होंने ये नाम रखा हुआ है, कि एहतजाजी तहरीक को दुनिया बड़ी दिलचस्पी से देख रही है और नई दिल्ली के जंतर मंतर मकाम पर धरना दिए हज़ारों भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं सरकारी मुलाजमतों, मेडिकल के दाखिला टेस्ट के पेपर लीक, तालीमी बदउनवानी और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और भारतीय पुलिस ने नौजवानों पर बदतरीन लाठीचार्ज किया, कितनों के तो सर फाड़ दिए बाय द वे। अब अपोजिशन की जमातें भी इसमें शामिल हो रही हैं। सर फटे नौजवानों का कहना है कि वज़ीर तालीम के इस्तीफे तक धरना जारी रखेंगे और पहले तो सिर्फ वज़ीर तालीम के इस्तीफे की बात आ रही थी, अब वज़ीर आज़म के इस्तीफे का भी मुतालबा सुनाई दे रहा है, गूंज है उसकी। तलबा का कहना था कि जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, हिंदू और मुसलमानों के नाम पर मोदी की सियासत अब नहीं चलेगी, बहुत हो गया। एक तरफ नौजवान दिल्ली में धरना दिए बैठे हैं और दूसरी तरफ भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने कल नरेंद्र मोदी के घर के सामने धरना दिया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर वज़ीरों से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। बाद में पुलिस ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दीगर कई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया, जिसके विजुअल्स पूरी दुनिया में अब देखे जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं, ऑल्दो हम इनका आपको सुना रहे थे, भारत की सिविल सोसाइटी यहाँ तक कि बॉलीवुड शख्सियात भी स्टूडेंट्स के शाना बशाना नज़र आए हैं, जिनमें अदाकारा शबाना आज़मी, अदाकार और फिल्म मेकर प्रकाश राज भी शामिल थे, जबकि बाकी नाम ले लेती हूँ, सोनू सूद, दिया मिर्ज़ा, सोहा अली खान, रितेश देशमुख और सोनाक्षी सिन्हा समेत दीगर का कॉकरोच पार्टी के एहतजाज की मुकम्मल हिमायत उन्होंने की है। और मारूफ बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने वीडियो पैगाम में नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। एग्जैक्टली क्या उन्होंने कहा, देखें। एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सब याद रखा जाएगा।
अच्छा, जाहिर है हम सोशल एक्टिविस्ट्स की बात कर रहे हैं। सोनम वांगचुक भी आपको बताए कई रोज से यहाँ धरना दिए बैठे हैं, उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है, भूख हड़ताल की हुई है। उनको भी ज़बरदस्ती यहाँ से मामला बिगड़ा कि उन्हें भी जंतर मंतर से ज़बरदस्ती अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश के बाद यहाँ हालात इस तरह ख़राब हो गए। इंसानी अच्छा, उनको फोर्स फीड करने की भी बाय द वे कोशिश की गई है। 28 जून से अब तक वो हंगर स्ट्राइक पे हैं। 9 किलो उनका वेट जो है वो लूज हो चुका है। ही स्टिल डिटरमिन्ड टू गो ऑन। इंसानी हक़ूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में नौजवानों पर शदीद जो तशद्दुद हुआ है, जो एहतजाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है, ताकत का बेदरीग इस्तेमाल हुआ है, इसको रोकने का मुतालबा किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि भारत में पुरअमन इख्तिलाफ राय को दबाया जा रहा है, नौजवानों पर गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्लियामेंट हाउस तक पहुँचने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गई हैं। मेट्रो सर्विसेज, मोबाइल इंटरनेट सब बंद कर दिया गया है। एमनेस्टी ने भारतीय हुकूमत से लाठीचार्ज और शेलिंग को फौरी, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। शेलिंग जो की गई है उसके खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी मई में एक्चुअली भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बयानात के रद्द अमल में सामने आई थी। उन्होंने कहा था ना कि कॉकरोच है, लेकिन उसके बाद उन्होंने वजाहत भी दी थी। उन्होंने स्पेसिफिकली कहते हैं कि कुछ लोगों के हवाले से कहा था। इन एनी केस लेट्स टॉक अबाउट दिस और क्या होने वाला है, व्हाट इज दिस गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू। महमल सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है। हम सब के सीखने के लिए भी कुछ होना चाहिए, उस पर भी जरा बात करेंगे। अच्छा, सीनियर तजियाकार है महमल, सबसे पहले तो ये बता दें कि भारत को, इंडिया को ये नजर नहीं आ रहा कि अगर इसको एक लहर की शक्ल दी जाए तो वी सॉ दिस इन नेपाल, वी सॉ दिस इन बांग्लादेश, वी सॉ द रेपरकशंस, वी सॉ कि किस तरह हुकूमतें बदली हैं, माइंडसेट्स बदले हैं। वाई वुड इंडिया टेक दिस रिस्क, या फिर वो समझते हैं कि वो वाकई अगर ये एक मूवमेंट शुरू हो गई है तो ये उसको रोक सकते हैं? अच्छा, पहली चीज़ तो यह है कि बेसिकली वहाँ पर जो एक सप्रेशन ऑफ वॉइस जो साल जो चली है, ये उसका भी नतीजा है। जिस तरीके की ये मूवमेंट है, ये शुरू में तो बिल्कुल ऑर्गेनिक और लीडरलेस भी थी और स्टूडेंट्स इतने गुस्से में थे क्योंकि एजुकेशन एक, आप समझे कि यूनिफाइंग फैक्टर है। मतलब एजुकेशन में हर तरह का स्टूडेंट जो है, हर क्लास से जो स्टूडेंट है वो इफेक्ट होता है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे कि जिनकी फैमिलीज में बीजेपी के वो वोटर्स होंगे, लेकिन फिर भी वो आए हैं क्योंकि उनको एक अपना गुस्सा है। तो जो आप बात कर रही हैं कि क्या इंडिया की गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा, वो देखें, यहाँ तक तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी गवर्नमेंट सिक्योर है, लेकिन जिस तरह की ये मूवमेंट बन रही है इसके रेपरकशंस तो होंगे अगले इलेक्शंस के लिए। अभी आप देखें, आपने ऑपोजिशन की बात की, तो ऑपोजिशन ने भी इनको जो ज्वाइन किया या इनके साथ सॉलिडारिटी में आए हैं। उधर भी तो अभी 2 स्टेट इलेक्शंस भी तो आने वाले हैं, यूपी और पंजाब के, और वैसे भी ऑपोजिशन को एक नजर आ रहा है कि एक मूवमेंट इतनी बड़ी चल गई कि ऐसी जो इतने ज्यादा लोग जो हैं साल के बाद ये दिखाई दिए दिल्ली में। और जिस तरह की हमने पुलिस ब्रूटैलिटी देखी है वो भी ऐसे पहले नहीं देखी गई। और अब तो वहाँ के लोगों से, जब वहाँ के जर्नलिस्ट से बात की, कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि देखें, बाकी साउथ एशियन कंट्रीज से जो थोड़ा सा डिफरेंस फिलहाल है वो ये है कि वहाँ पर तो एक लाइव फायरिंग भी हुई और स्टूडेंट्स के पास भी जो था वो भी फिर उन्होंने आगे से जो है वो जवाबदेही भी की थी, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स आर वेरी पीसफुल और उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और लेकिन ये कहीं ज्यादा वायलेंट ना हो जाए, एंड जिस तरह बाकी साउथ एशियन मालिक आपने श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह की बात की, ये ना हो कि ये उस नहज पर चला जाए। तो उससे पहले ही गवर्नमेंट को इंटरवीन इसके अंदर करना चाहिए, क्योंकि अब तो ऑपोजिशन, सिविल सोसाइटी और इवन जो गोदी मीडिया जो शुरू में इसको बिल्कुल भी कवरेज भी नहीं दे रहा था और ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे दिल्ली के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, उनको भी अब इसको जो है कवरेज ग्लोबल नशरियाती इदारे अब इसको कवर कर रहे हैं, बीबीसी समेत हर इदारा ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं। और जहां हम पुरतशद्दुद होने की बात करें मुजाहिरों की, आपको पता ही है 20 बच्चों ने खुदकुशी कर ली थी जब ये एंट्री टेस्ट दोबारा कैंसिल किया गया और दोबारा होने का ऐलान किया गया। उसके बाद ही इस तहरीक ने मजीद जोर पकड़ा और उन बच्चों के वालिदैन भी जो हैं अब इस तहरीक का हिस्सा है। और महमल, ये दिस इज प्रीटी ऑर्गेनिक, मतलब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, लाखों के हिसाब से स्टूडेंट जो है वो इकट्ठा हुआ। उसके अलावा बेंगलुरु में, मुंबई में, गोवा में, मतलब इट्स ऑल ओवर, तो ये वहाँ भी है, इट हैज स्प्रेड।
अच्छा देखिए उमा, अब ये जिस तरह अब्दुल्ला पे भी बात कर रहे थे कि वो जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड की, मैं कमेंट पढ़ रही थी एक जर्नलिस्ट की उसके यूट्यूब के नीचे, तो उसने कहा कि जब ये मैंने पहले एग्जाम दिया तो मैं एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई की, लेकिन जब ये दोबारा देने पड़े तो अब मेरे 20 नंबर कम आए हैं पहले से, तो अब मैं बीडीएस में। तो ये जो चीजें हैं ये ऑब्वियसली दे इफेक्ट यू, बिकॉज आप ये असल मसला तो गवर्नमेंट का है ना कि पेपर लीक्स कैसे हो रहे हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स मांग रहे हैं ना बच्चे, वो बेसिकली कह रहे हैं कि आपने इंप्रूवमेंट क्या लाई है। आपकी ये गवर्नमेंट जो है कोई पहली बार तो आई नहीं है, इतने सालों से, आप 2014 से लेकर 12 साल हो गए, तो आप लोगों ने किया क्या एजुकेशन के लिए हमारे लिए। बेसिकली द प्रॉब्लम ओवर देयर इज, देखिए वहां पर ऑब्वियसली वहां पे भी बहुत बड़ा यूथ बल्ज है, मिडिल क्लास है, उन लोगों को अपना फ्यूचर थ्रू एजुकेशन ही नजर आता है। जब वो यानी कि वो पढ़ के वो एग्जाम में नंबर लेते हैं तो उनको नजर आता है कि अच्छा अब हमारा तो फ्यूचर सिक्योर होगा, ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जब वही अपॉर्चुनिटी उनसे छीन ली जाए क्योंकि पेपर लीक हो गया है और एग्जाम उनको रीटेक करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली मेंटल स्ट्रेस के अलावा दिस इज नॉट जस्ट एनी एग्जाम, ये तो इनका बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है। से हुमा, आपको भी और आपको क्या लगता है यहाँ से मामला कंटेन हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा? क्योंकि जो ऑपोजिशन जमातों के गिरफ्तार होने के विजुअल्स हैं वो एक अलग कहानी है, मतलब राहुल गांधी को और इसमें महमल ये एलिमेंट भी डाल दें कि सोनम वांगचुक जो हैं, जो बड़े इनके वेल नोन एक्टिविस्ट हैं, मतलब वो भी एक हंगर स्ट्राइक पे, दुनिया की बहुत अटेंशन है टू हिज, उस इशू पे भी, उन पे भी, और फिर ये स्टूडेंट मूवमेंट पे भी। देखिए सोनम वांगचुक है, उसके अलावा बाकी सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह आपने अभी बॉलीवुड स्टार्स की बात की। अब ऑपोजिशन तो और रोज आएगी क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर एक मॉनसून सेशन भी चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो वो भी उनकी सॉलिडारिटी भी होगी। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर तो बहुत होगा, इसको गवर्नमेंट ही को कंटेन करना पड़ेगा और वो टॉक्स के थ्रू होगा, स्टूडेंट्स एंड नेगोशिएशन, प्रॉपर एजुकेशन रिफॉर्म्स। क्योंकि देखिए उन लोगों की भी जो डिमांड, इवन सोनम वांगचुक की भी जो डिमांड्स थी और बाकी भी लोगों को, ये है कि पार्लियामेंट में इस मुद्दे को बार बार उठाया जाए और एजुकेशन रिफॉर्म मीनिंगफुल किए जाएं, क्योंकि ये पेपर लीक दोबारा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली लाखों बच्चों का जो है वो फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह अभी ये जो सुसाइड, मतलब 20 लोगों की सुसाइड कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी, इट्स अ ह्यूज नंबर। और खाली ये नहीं कि उसके अलावा जो बच्चों की मेंटल स्ट्रेस, जिस तरह मैंने अभी आपको एक कमेंट के बारे में बताया, ये उधर लाखों बच्चों के साथ इस तरह की चीज जब होती है तो ऑब्वियसली देयर इज एन एंगर, और फ्यूचर के लिए ये गवर्नमेंट को भी ये चीज नजर आनी चाहिए। अगर वो बेशक कॉन्फिडेंट भी है बिकॉज ऑफ देयर नंबर्स, यू नो, या अभी जो जिस तरह स्टेट इलेक्शन में वो अभी रिसेंटली वाले ये सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म तक मामला रहेगा या ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन सकती है? क्योंकि जिस तरह इसमें सोशल एक्टिविस्ट शामिल हो रहे हैं, हो गई है ऑपोजिशन इसमें शामिल हो गई है, क्योंकि और बच्चे भी सिर्फ पहले एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की बात करते थे, अब वजीर दाखिला के भी इस्तीफे की बात करते हैं और वजीर आजम के भी इस्तीफे की बात कर रहे हैं। और मतलब दे आर ट्राइंग टू होल्ड बीजेपी अकाउंटेबल एज वेल, तो ये पॉलिटिकल की तरफ जा रही है। वो क्योंकि पुलिस ब्रूटैलिटी की वजह से होम मिनिस्टर और पीएम के ऊपर आया कि आप लोगों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर जिस तरह से क्रैक डाउन किया है। अच्छा, जो आप बात करेंगे क्या, अभी देखिए एजुकेशन जैसे मैंने कहा एक ऐसा फैक्टर है कि इट अफेक्ट्स एवरीबडी अक्रॉस यू नो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सारा कुछ, तो इस वजह से एक यूनिफाइंग फैक्टर जरूर है। अब इसको जो है वो किस तरीके से आगे लेके जाना होगा, ये तो मेरे ख्याल में वहाँ के जो यूथ है, इफ दे वांट के कोई इसको पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर भी ट्रांसलेट करे या सिर्फ वो एजुकेशन रिफॉर्म्स तक रखना चाहते हैं, ये तो अभी उनका फोकस तो एजुकेशन रिफॉर्म्स है फिलहाल। लेकिन जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट को इस चीज के दे शुड बी वरीड अबाउट इट, बिकॉज यही यूथ है जिसने कल को वोट भी देना है अगले इलेक्शंस में। तो ऑब्वियसली इनको ये चीज नजर आई है कि एक बीजेपी की गवर्नमेंट ने इनके साथ किस रूथलेस तरीके से क्रैकडाउन किया और इनकी बात नहीं सुनी। और वैसे भी उनकी तो जेन्युइन ग्रीवेंस है, कोई ऐसी तो उन्होंने पॉलिटिकल बात भी नहीं, यही तो बात है कि इसके अंदर तो कोई ऐसी पॉलिटिकल चीज भी नहीं है कि वो कह सकें कि कांग्रेस की साइड ले रहे हैं या किसी और की साइड ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर। बट महमल होता ये है कि चूंकि कांग्रेस उनकी साइड ले रही है, चूंकि कांग्रेस बीच में आ रही है, तो वो पॉलिटिकल रंग तो आ ही जाएगा। बेशक उनकी इंटेंशन सकती गवर्नमेंट की ये पॉलिटिकल मूवमेंट थी, यानी कि ये इल्जाम नहीं लगा सकती, लेकिन हाँ जो आप बात कर रही हैं वही मैं कह रही हूँ कि इवेंचुअली अगर वो इसी तरह चलती रही गवर्नमेंट, एंड इफ दे listen to them anymore, तो let's see how events unfold in a couple of few days. बहुत शुक्रिया आपका, thank you Mahmal for being with us. अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक के वापस we'll be right back. वेलकम बैक जी। अंदरूनी मुल्क मौसम और आलमी हालात की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन पूरी तरह मुतासर है।
जंग तो अभी भी हो रही है, लेकिन पिछली जंग में तो बिल्कुल सब कुछ स्टैंड स्टिल पे आ गया था। अभी क्या खबरें कम आ रही हैं सामने, या फिर फ्लाइट्स भी उतनी ही मुतासर हैं? पाकिस्तान से ना सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों को जाने वाली जो फ़्लाइट्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही हैं और यही शायद वजह है। और मुल्क भर के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से कल आपको बता दें कि 45 से ज़्यादा परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हुई हैं। मैनचेस्टर और लंदन की कितनी 41 फ्लाइट्स जो थी वो भी ताखीर का सामना उन्हें करना पड़ा। डोगर हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, पिछली दफ़ा आपको पता है बिल्कुल ही एयर स्पेसेस भी बंद थी, फ्लाइटें उड़ ही नहीं रही थी, इधर उधर आमदोरफ्त सब मुनक़ता थी। अभी क्या स्टेटस है? देखिए अभी ईरान तो बिल्कुल ही बंद है जब से, अब तकरीबन चौथा महीना हो गया है, 140 दिन से ज़ायद। बाकी उसके अलावा जो पूरी खुद मशरिक़ वस्ता कदरे फ़ाल हो गई थी। अगर हम यूएई की बात करें सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है उसी को हम एमिरेट्स के ऑपरेशन बिल्कुल महदूद हो गए थे, अब क्या नॉर्मल चल रहे हैं? पिछले दिनों आज से 3 दिन यानी 4-5 दिन पहले तक तकरीबन जो यूएई के तमाम एयरपोर्ट अगर हम देखें तो 90% तक चले बिल्कुल वापस आ गए थे ना तकरीबन। अभी क्या सूरत है? और अब फ़र्क पड़ा है, जो अबू धाबी के ऊपर कम, दुबई मुतासर हुआ, दुबई अभी तकरीबन 70% पे वापस आ गया। और इसी तरीके से यूएई का अगर हम शारजा को देखें, शारजा तकरीबन 85% पे है इस वक्त, जो टोटल उनकी 28 फरवरी से पहले की फ़्लाइट थी और उसका जो अब रेशो है। तो जैसे हम बात करें कि भाई फ़र्क करें कि दुबई जो था वो 970 पे चला गया था, दिल्ली की फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही थी। आज वो वापस 841 पे है। सही है, और इसी तरीके से शारजा को अगर हम देखें तो आज 317 पे रहा ये माजी में, और अब उसका तकरीबन 320 था लास्ट 24 आवर का। और इसी तरीके से 515 औसत था पिछला जो चल रहा था ऑपरेशन उसका, और अब वो तकरीबन 498 480 पे है। तो थोड़ा थोड़ा ही कम हुआ, मतलब वो वाला नहीं हुआ जो पहले हम कुछ शायद महीने पहले देखते आज कुछ जैसे कि एक ब्रिटिश एयरलाइन ने ऑपरेशन बंद करने का कहा है 28 जुलाई तक अपना मशरक़ वस्ता के लिए, तो मे भी कुछ 2-4 फ़्लाइटें और कम हो जाएंगी दुबई अच्छा, हमारे यहाँ जो मौसम की सूरत हाल बनी हुई है, मानसून की बारिश हो रही है, लोकल फ़्लाइटें हमारी सब टाइम पर हो रही हैं, टाइम पर उतर रही हैं। ओवरऑल अगर हम देखें कि कैंसिलेशन बहुत कम हो रही है, कल का था 125 के करीब फ़्लाइट्स थी पाकिस्तान की, ओवरऑल जो थी वो डिले हुई थी, जिनमें वो इस्लामाबाद ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। उसकी वजह ये थी कि इस्लामाबाद में तूफ़ान बादल रात के गए था, और सुबह जो था वो फरफोक की वजह से प्रॉब्लम हुआ। आज तमाम एयरपोर्ट ठीक हैं, और आज पेशावर थोड़ा सा धुंध है जिसकी वजह से वो है, लेकिन तो बेसिकली डिलेज होंगे, कैंसिलेशंस एज सच नहीं है। डिले भी इतना ज़्यादा नहीं है आज। अच्छा। पाकिस्तान का ओवरऑल अगर हम डिले देखें तमाम एयरपोर्ट्स का एक एवरेज तो 2 घंटे डिले है इस वक्त तक अगर हम देखें तो 24 के करीब इस्लामाबाद की फ़्लाइट्स हैं जो डिले हैं, और इसी तरीके से लाहौर की भी 20 से करीब लाहौर की फ़्लाइट डिले हैं। पेशावर तकरीबन जो आज डिले था 8 हैं, और इसी तरीके से सियालकोट की 6 हैं, फैसलाबाद 4। वैसे तो यहाँ जो लोग देख रहे हैं हमें, इफ़ यू आर डोमेस्टिक या चलें आप ट्रैवल कर रहे हैं तो खुद भी थोड़ी सी इंक्वायरी कर लिया करें कि फ़्लाइटें टाइम पे हैं कि नहीं, वरना वो सिस्टम तो चल ही रहा होगा जहाँ इन्फॉर्म कर देते हैं। हाँ, इन्फॉर्म खुद आप कर सकते हैं। देखिए अब तो AI का ज़माना है, आप अपनी फ़्लाइट नंबर डालेंगे तो आपको विद इन ए मिनट पता लग जाता है कि ये हमारी जो फ़्लाइट आज कितनी डिले है, क्या सूरत हाल है, सिचुएशन। हाँ, वो एक्यूरेटली आपको आप एयरपोर्ट जाने से पहले, यहाँ आज भी कल भी देखा लोगों को कि कल UAE वगैरह काफ़ी डिले था, तो लोग 2-2, 2.5, 3-3 घंटे अपने लोगों को छोड़ने जो एयरपोर्ट गए हुए थे उन्होंने वेट किया। फिर दूसरा ये कि थोड़ा सा अफरा तफरी का सिचुएशन है, सामान का प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, ख़ास तौर पे UAE से जो आ रहे हैं उनका सामान किसी का रह गया, फिर अगली फ़्लाइट है। अब एक हमारे अपने एक वो थे पैसेंजर, उनके तकरीबन 8 बैग थे, USA से फैमिली आई है, वो सारे के सारे दुबई में रह जाते हैं, दुबई अबू धाबी में रह गए। तो मैं भी उनको कहा इवेंचुअली आ जाते हैं, दूसरे दिन आ जाते हैं, तीसरे दिन आ जाते हैं, बड़ा ज़रूरी है। मतलब तो ओवरऑल सिचुएशन आज कदरे बेहतर है। मैं समझता हूँ कि वेदर पाकिस्तान में जैसे आज ठीक है, तो आज फ्लाइट ऑपरेशन तो हमारा डोमेस्टिक अगर थोड़ी सी डिस्ट्रप्शंस हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वेदर, लेकिन इंटरनेशनली तो फिर आपको पता है हालात दोबारा से वो बन रहे हैं। सो इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड समवेयर तो उस पे भी आप देख लें कि वेदर योर फ्लाइट इज़ एक्चुअली फ्लाइंग और नॉट, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे हो रही हैं। आपने वैसे सॉरी जल्दी से आपने जिक्र किया जो लोग छोड़ने जाते हैं, वो वाली पाबंदी नहीं होगी थी छोड़ने वाली कि बस एक ही बंदा जा सकता है, अपनी कोई फैमिली पूरी खानदान नहीं जा सकते? अब ठीक है, कराची एयरपोर्ट पे जा रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। अब वो समझ रहे हैं कि उन्होंने जाके खुद जहाज में बिठाना है। अब आपने अंदर भेज दिया, एयरपोर्ट पे क्या कोई एंजॉय करेगा अनलेस यू आर द वन हु इज ट्रैवलिंग।
दूसरे क्या करेंगे। बट याद है आपको, बड़ी ये पाबंदी हो नहीं, गई आपने थी, कहा वो गाड़ी से एंजॉयमेंट। लोगों देखिए ने कराची के निकाल जो हालात है ना, शहर घर में बिजली नहीं है, लाइट नहीं तो है, एयरपोर्ट प्रॉब्लम है, की enjoyment करना है। है उधर जाके, चलो थोड़ा 2-4 घंटे हवा भी चल अच्छी रही है, चल रही बैटरी होती है, है। वैसे आजकल हवा हमारी जहाज अच्छी में है। चीजें हैं। गॉट इट रोगर साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू रोगर साहब। ओके, सो इफ यू आर फ्लाइंग, इफ यू आर ट्रैवलिंग, तो फिर अपने लिए आप खुद ही, मतलब इट्स जस्ट अ गूगल अवे, यू नो, you'll find out, and that's it. We're gonna see you tomorrow, inshallah. Have a great day. Bye.